हिंदी साहित्य में आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी मटियाला तीतर। 8वें दशक से हिंदी कथा लेखन को अनवरत समृद्ध करने वाली प्रतिष्ठित रचनाकार सूर्यबाला जी की कहानियाँ अपनी अलग और अनूठी मुद्रा की वजह से पाठकों को अभिभूत करती आई हैं। तो आज सुनिए उनकी कहानी मटियाला तीतर। घंटी बजी और ठेकेदारनी का ड्राइवर उसे मेरे फ्लैट की दहलीज पार करा के गायब हो गया। उसे यानी 10-11 साल के एक लड़के को। ये बीजी लाई है आपके लिए मुलुक से। और वो दरवाजे से फुट भर अंदर हकबकाया भौचक सा खड़ा था। साक्षात काकभुशुंडी, खासकर कानों और गले में खूब कसकर लपेटे सलेटी गुलूबंद की वजह से। उसके बाद नज़र एकदम सरक गई उसके पाँवों की तरफ। इंच इंच भर फटी बेवाई। हिक एड़ी ही क्या, पूरे के पूरे पांव दरक गई मिट्टी से खुरदुरे। बाकी की काया को गाढ़ी भूरी जर्सी जैसा कुछ ऊपर और पैंट पजामे नुमा कुछ नीचे पूरे पैरों में। बीचों बीच एकदम गुबरैले सा चेहरा, लेकिन वो अपनी काया अपने होलिये से पूरी तरह बेखबर। वहाँ रहकर भी वहाँ नहीं था। पाँव फर्श पर भी मिट्टी के चूल्हे से जमे हुए थे। सिर्फ आंखें चारों ओर लटरुओं सी घूमती हुई, दयार तलाशते पंख फड़फड़ाते पाखी सी। और हाँ, इस हुलिये के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा लाल पीली भूरी गुलाबी चिंदियों की कलियों वाला एक थैला, जिसे वो कसकर भींचे हुए कंधे से लटकाए खड़ा था, वैसा ही बुत सरीखा। हाँ तो, मैंने खकार कर आवाज़ को नरमाई में लपेटा। नाम क्या है तेरा? वो चुप अडोल, कहीं कोई स्पंदन नहीं। अरे भाई, नाम पूछती हूँ ना तेरा। और भी दम सधी चुप्पी। सिर्फ उंगलियां थैले पर और ज़्यादा कस गईं और होंठ एक दूसरे से जुड़कर सिल गए। अरे गूंगा है क्या तू? मैं नरमाई की लपेट झाड़ती हुई झुंझलाई। मैं पूछती जा रही हूँ और तू बुत बना खड़ा है, ये भी कोई बात हुई? लेकिन बात कुछ नहीं हुई, सिवा इसके कि लटरुओं सी घूमती पुतलियां सीधम सीध जमीन पर जा गईं। अब तक मजमा जुटाया था मेरी हास्यास्पद स्थिति का नज़ारा लेने। सुसंस्कृत नियोजित परिवार के सारे सदस्य बेलौस अंग्रेजी में संवादों का आदान प्रदान कर रहे थे। छोड़ो भी नहीं बताता ना सही, वैसे भी नाम से क्या काम, देखो काम। मालूम था हंसा उस पर नहीं मुझ पर जा रहा था। मौके का फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहता। इस समय उस मखौल को तूल देना अपने लिए ही हानिकर था। अरे वाह, इतना भी शऊर नहीं तो ऐसे उजबक का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? छोटे मियाँ सुभान अल्लाह भी भला क्यों चूकते? मेरे ख्याल से तो इसे शिवाजी मैदान में खड़ा करके टिकट लगा दिया जाए, क्यों पापा? मेरी बिफरती दृष्टि मनोज की तरफ उठी तो फौरन बेटे की प्रतिरक्षा पंक्ति में बड़े मियाँ आ डटे। अरे भाई, अब ये सब हम लोग क्या जाने। आखिर ठेकेदारनी की आरजू मिन्नत करके सैकड़ों मील दूर से आपने उसे मंगवाया है, तो कुछ सोच समझ कर ही तो। इधर के नौकरों की खुदगर्जी और कमीनेपन से तो आप आज ही जा गई थीं, तो अब भलमनसाहती और नेक नियति की खान से निकले इस सच्चे नगीने को सहेजिए। हर शब्द से विद्रूप की तीखी धार झर रही थी। मालूम था अपने ड्राइंग रूम में उसकी उपस्थिति मात्र सारे अभिजात को बेहद फूहड़ बनाए डाल रही थी। कोई उसके पास से फटकना तक नहीं चाह रहा था। हर कोई अपनी नाक पर एक काल्पनिक रुमाल रखे हुए ही सांस ले रहा था। अपना पक्ष बेहद कमज़ोर था, इसलिए सारे आक्षेपों की तरफ से आंखें मूंद में सिर्फ एक ही राग का स्वर विस्तार किए जा रही थी, अपने ही आप में तैश खाकर पैर पटकती सी। कमाल है, कहने का मतलब ये तो नहीं कि जो भी जाहिल जपट मिले उसे लाकर मेरे मत्थे मढ़ दिया जाए। ठेकेदारनी को इतनी भी अकल नहीं थी कि? दरअसल ठेकेदारनी थोड़ी लेट पहुंची, तब तक तो अक्ल का ठेका तुम्हारे नाम अलॉट हो चुका था ना। परिहास अब बंद बारूद में पलीते का काम कर रहा था। मीता ने इसलिए हमेशा की तरह आकर जल्दी से मोर्चा संभाल लिया। बी काम मम्मी, तुम पापा के कपड़े निकालो, इसे मैं हैंडल करती हूँ। हट आने के सिवा दूसरा कोई चारा भी न था, लेकिन ये हार जैसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आसपास से गुजरते मंडराते हुए भी कान मीता की आवाज़ पर लगे थे। इधर आ, चाय पी ले। भकुआई आंखें वापस पट से ज़मीन पर। अरे थैला पकड़े पकड़े कैसे चाय पिएगा, रख दे थैला। यहाँ नहीं,
यहाँ से दिखाई देगा, उधर टेबल के पीछे। शाबाश, अब ये ले चाय। चाय के साथ क्या खाएगा? रोटी या परांठे हैंगे मेरे पास, मेरी माँ ने दिए हैं। स्वाभिमान से लहकता हुआ पहला बोल फूटा, जैसे कोई ऐलान हुआ हो जो जहाँ जहाँ था वहीं चौंक कर ठमक सा गया। वाह रे गुरूर! विस्मय से मुक्ति पा मैं धीमे से बुदबुदाई, शुक्र है खुदा का, कम से कम गूंगा तो नहीं। उधर मीता निहाल हो कामयाबी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रही थी। वाह, वेरी गुड, तो निकाल ले पराठे थैले से। चाय की सुड़ुप सुड़ुप के आवाज़ के बीच मीता उससे बातों के बीच एक आध बार और हंसी तो मैंने लगभग चिल्ला कर कहा, मीता पहले उससे नहाने को बोल, सारे घर में बुसी बुसी सी गंध। लेकिन मीता ही क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? कहीं मैं खुद इस अदने जंगली से लड़के से हारी आतंकित सी तो नहीं महसूस कर रही हूँ? हरगिज़ नहीं ना। तो फिर कब तक टकराती रहूँगी? नहीं, अभी इसी वक्त। सुनता है तो ठीक, वरना इसी दम थैले सहित निकाल कर बाहर करती हूँ। इस तरह भरपूर साहस शक्ति जुटा एक बादामी साबुन की टिक्की लिए ठीक उसके सामने जा खड़ी हुई। आश्चर्य! ठीक सामने होते ही फिर से अंदर कुछ डगमगाया और आवाज़ का पिच आप से आप नीचे आकर ठहर सा गया। मैं दोबारा खांस कर बोल नहीं, मिन्नत सी कर रही थी। ये ले साबुन, जाकर नहा ले। अच्छा, कपड़े हैं ना तेरे पास? मेरी पूछी गई बात का बगैर जवाब दिए वो उल्टे दो टूक लहजे में पूछता है, जे पूरी टिक्की मेरी है? हाँ हाँ पूरी, मैं सगर बोली और अपने लड़खड़ाते साहस की थिगलियाँ चट से सहेज आपे में आ गई। थैले में अभी पहनने को कपड़े हैं क्या? है ना, सलूका जर्सी मेरी माँ ने मढ़वा कर दिए। उसने थैला उल्टा तो गुड़े मुड़े कपड़ों के साथ मुसमुसी गंध का एक भभका सा उठा, लेकिन उसकी दृष्टि ने मुझे नाक पर रुमाल रखने से रोक दिया। ठीक है, फिर अभी पहन ले नहाकर, बाद में हम तुझे और कपड़े सिलवा देंगे। थोड़ी देर में नहा धोकर निचुड़े गीले कपड़ों और बालों से पानी टपकाता खड़ा था वो। अरे रे, पहले पानी तो पोंछ ले बालों से, ये ले तौलिया। एक फटी सी तौलिया रैक से निकाल कर जल्दी बढ़ा दी। जेबी मेरी? अंदर गुस्से का भभका सा उठा। वाह, आने के साथ ही अपनी चीज़ें हथियाने सहेजने के मंसूबे शुरू हो गए। लेकिन जाने क्यों अभी तक मुंह से बाहर आने से पहले ही आवाज़ संभल कर नरमा जा रही थी। हाँ हाँ, और ये ले, ये कंघी भी तेरी। आंखों की वीर बहुटियाँ चमकी। वो कंघी के लाल पारदर्शी प्लास्टिक को चमत्कृत भाव से निहारने लगा। मैंने मनोज को आवाज़ दी कि इसे पीछे की बालकनी दिखा दे, जहाँ ये अपने कपड़े भी फैला सके और उठ बैठ भी सके। लौट कर मनोज बड़बड़ाया। ड्राइंग रूम की कारपेट पर चमाचम पैर रखता चला गया। इतनी भी तमीज़ नहीं कि किनारे से जाए, इडियट। सो तो है ही पूरा जंगली, अभी इसके साथ काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। मैंने जैसे अपना अपराध स्वीकारा। दूध की बोतलें लिए शेवंती आई तो उसे देखते ही थपोड़ी मार के खिलखिलाई। ओए होए, ये कावड़ा किधर से आया बाई, मुलुक से? हे, नाव काय तुझा? अभी मरहट्टी नहीं समझेगा तेरी। आश्चर्य! उसके सामने मिन मिन करती मैं शेवंती को देखते ही बिफर पड़ी। और अभी काम भी नहीं जानता, इसलिए इसे देखते ही छुट्टी मारने का जुगाड़ बिठाना मत शुरू कर देना तू। अपनी जेब को खिसियानी हंसी में समेटती शेवंती चली गई। मम्मी फ़ोन। ठेकेदारनी ही थी। हल्लो जी, वो लड़का देवा पहुंचा क्या? हाँ हाँ वही। सुब्बे, ड्राइवर को मैंने ही बोला था, गुप्ता जी को साइट पर पहुंचाने की जल्दी रहती है ना। इन ड्राइवरों को तो कोई बहाना चाहिए मटर गश्ती के लिए। दूसरे आज काम भी 1000। तड़के सुब्बे ही तो पहुँचे भरतपुर से। आपने इतना कह रखा था तो मैंने सोचा चाहे जैसे भी हो बिना लिए जाऊंगी नहीं। बड़ी मुश्किल से पटाया इसकी माँ को। अभी नया नया इतने बड़े शहर में आया है ना, तो थोड़े दिन तो लगेंगे ही आदमी बनने में, और अभी काम भी कुछ नहीं जानता। ज़रा पहला फुसला कर रखेंगी तो थोड़े दिन में बहुत सहारा हो जाएगा। है भी अकल का दुरुस्त, सिर्फ ज़रा उद्दंड और बतूना। पिक्चरबाज भी हो रहा था संग साथ के लड़कों में। सच पूछिए तो इसी से इसकी माँ ने और भेज दिया कि वहाँ से हटकर शायद सुधर जाए। मैंने पुचारा भी खूब दिया कि बड़े सेठ के पास ले जा रही हूँ, ज़िंदगी बन जाएगी इसकी। नहीं तो गरीब होने पर भी औलाद को आंखों की ओट करने को तैयार नहीं हो रही थी इसकी माँ। और फिर आजकल तो रुपए पैसे का लालच भी ज़्यादा नहीं चलता। 10-5 रुपए तो इनकी ईंट गारे ढोने की मजूरी हो गई है।
इसी सबसे तो ये लोग और सिर चढ़ गए हैं, क्या कहा जाए। अच्छा जी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और सिर्फ बहला फुसला कर नहीं, थोड़ा डरा धमका कर भी। और मेरी जली भुनी ओके सुनने से पहले ही ठेकेदारनी ने रिसीवर खट से वापस बिठा दिया। एहसान, हिदायतों और सीखों से भरपूर टोकरा मेरे सिर पर औंधाते हुए। एहसान, एक कलूटे उद्दंड पिक्चरबाज और जंगली लड़के को मेरे सिर मढ़ देने का एहसान। मम्मी, मीता तैयार होकर आ रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। काम कुछ भी कायदे से नहीं हो पाया था आज। शेवंती भी मेरी लथाड़ की कसर बर्तनों पर निकाल यहाँ वहाँ ढूहों की तरह डेहरी लगा कर निकल गई थी। पीछे की बालकनी से उसे पुकारा, ओए! याद आया, ठेकेदारनी ने बताया था। देवा, इधर आ जरा किचन में। वो आया। रोटी बेलनी आती है तुझे? जरा बेल तो। मैं उसी हड़बड़ी में बोली। उसे शायद याद आया, अभी अभी मैंने ही उसे साबुन की एक पूरी बादामी टिक्की, एक फटा तौलिया और टूटे दांतों वाली प्लास्टिक की लाल कंघी दी है। इस एहसान के एवज में उसने हामी भरी। मैंने चकला खिसका दिया और आधे मिनट के अंदर अंदर उसने आटे की लोई चकले पर खींच खींच कर सातों महाद्वीप के नक्शे चिपका दिए। ओफो, बस कर, छोड़, ऐसा कर, तू सिर्फ लोई बना। उसने आधे पाव के करीब गुथा आटा हाथों में ले एक बड़ा सा लोंदा बनाया। ये लोई है? इतनी बड़ी रोटी बनती है कहीं? मैं संभालते संभालते भी झल्ला पड़ी। बढ़ती है, मेरी माँ मढ़ाती है। खट, वही निश्चयात्मक गुरूर भरी लहक और एक स्थिर टिका हुआ निष्कंप स्वर। अस्थिर तो मैं हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ हम इतनी बड़ी रोटी नहीं खाते ना। ऐसी छोटी छोटी लोई बना, देख, ऐसे। उसके चेहरे पर ऐसा भाव झलका जैसे मैंने अपनी गलती मान ली। इससे वो प्रसन्न है। मुझे खुद अपने लहजे की नरमाई पर लगातार ताज्जुब और खींच सी आती जा रही थी। अभी ही थोड़ी देर के अंदर एक एक कर सब लोग जाएंगे ना। उन्हें टाइम से खाना नहीं मिला तो सारे दिन भूखे रह जाएंगे। आश्चर्य, इस वाक्य ने जादू का सा काम किया। वो सर पर दोनों हाथों से गोल गोल लोइयां बनाने में जुट गया, जैसे अपने आप को काम में जुट जाने के लिए ललकार रहा हो, फुसला रहा हो कि समझ लो, ये आटा नहीं मिट्टी का लोंदा है और लोइयां नहीं खिलौने के लड्डू बनाने हैं। 1 2 3 10। मीता खाना मांगने आई तो मुझसे बोला, इन्हें मैं क्या बुलाऊं? दीदी, दीदी बुलाना। वो खुश लगा। और उन्हें, आपके लड़के को? भाई साहब ना? हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन तू ये सारे आटे की कितनी ढेर सारी लोइयां बनाता जा रहा है। बस, अब नहीं चाहिए, हाथ धो। लेकिन उसे अब खासा मज़ा आने लगा था, सचमुच लड्डू बनाने जैसा ही। सो मेरे कहने के बावजूद उसी तरह आटा निकाल निकाल कर गोल गोल घुमाता रहा, तेज़ तेज़ और तेज़। अरे कहा ना अब नहीं चाहिए। अब मैं खींची तो चौंका। मैं भी थोड़ी संतुष्ट सी थी अपने लहजे पर। जा छोड़, सबको पानी दे फटाफट। वो अचकचा कर हाथ धोने लगा, धोता धोता मुझे भांपता जांचता सा भी। तब तक मीता ने उठकर ओके मम्मी कहा तो उसका ध्यान बटा। हाथ धोना छोड़कर एकदम मीता के पास पहुंचकर बोला, दीदी आप वापस कब तक आओगी? जैसे वो उसकी कोई अलग सी सगी अपनी है। मैं? ओ, मीता का हमेशा हंसते रहना ही शायद उसे सबसे ज़्यादा भाता लगा। मैं शाम को वापस लौटूंगी। मीता फिर हंसी। और ये भाई साहब? ये भी ओके। मीता दरवाजे तक पहुंची तो मैं किचन से बाहर आती हुई बोली, चल इसी के साथ तू पहले दरवाज़ा खोलना बंद करना सीख ले। देख, ऐसे, इतनी ज़ोर से, भाड़ की आवाज़ के साथ नहीं, ऐसे तो लैच ही टूट जाएगी। सीख गया तो ये काम भी उसे मज़ेदार लगा। अब दसियों बार बिना बात दरवाज़ा खोलता बंद करता रहा। फिर बड़ी झुंझलाहट खींच। दोपहर होते ना होते मैं थकान से चूर हो रही थी, और दिनों से कहीं ज़्यादा। एक एक चीज़ बताना, सिखाना, टोकना, रोकना। ऊपर से और दिनों से भी ज़्यादा रोटियां थोपनी पड़ी थी। उसका बिखेरा आटा समेटना पड़ा था। शरीर से ज़्यादा शायद मन की झुंझलाहट और खींच। मौका मिलते उससे पिंड छुड़ाती हुई बोली, अच्छा जा, अब मैं ज़रा आराम करूँगी। तू उधर पीछे वाली बालकनी पर जहाँ थैला रखा है ना अपना, वहीं बैठकर बाहर सड़क देख, नहीं तो सो, पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, समझा? बगैर हाँ ना किए या चेहरे पर कोई भाव लाए वो चुपचाप हट गया। टला तो जैसे चैन की सांस ली। सुबह का अखबार उठाया और बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन दिमाग लगातार उठक बैठक करता रहा।
ये कहाँ का मुझी पल्ले पड़ा। अभी तो महीनों इसे आदमी बनाने में खप जाएंगे, भेजा अलग। कह दूंगी साफ साफ ठेकेदारनी से, अगले कुछ महीनों हम इसे कुछ भी तनख्वाह के नाम पर देने वाले नहीं। खुराकी देंगे वही क्या कम। जब तक सीखेगा नहीं, उल्टे मुझे उसे बनाकर खिलाना पड़ेगा। अरे झाड़ू चौका तो सब शेवंती करती ही है। मुझे तो किचन के लिए चाहिए था, जिसके लिए थोड़ा अंदाज, अक्ल और करीना चाहिए, और इसके पास इनमें से कुछ भी नहीं। छोड़ो ये सब। सबसे पहले जो बात साफ करनी है वो ये कि पैसा एक नहीं, खाना दूंगी मुफ्त में, वही क्या कम। थोड़ा चैन पड़ा इस विचार से तो नींद आ गई। दरवाजे की घंटी के साथ आंखें खुली। थोड़ा इंतज़ार किया। सिखा तो दिया है सुबह, लेकिन उठकर खोलने का सलीका हो तब तो। छी, इतना भी नहीं। दूसरी बार घंटी बजी तो खुद ही उठकर खोलना पड़ा। मालूम था मीता है। अंदर कदम रखते ही हंसी। कहाँ है वो तुम्हारा पेटू? खर्राटे भर रहा होगा उधर बालकनी में, और क्या। अच्छा बेवकूफ़ बनाया मुझे ठेकेदारनी की बच्ची ने। एक दो दिन देखकर मैं तो इस जंगली को वापस उसके मत्थे मढ़ाऊंगी। बस बस छोड़ो भी, चलो हम चाय पीते हैं। अरे वाह, मैं तड़की तो क्या चाय भी नहीं बनाएगा? छोड़ो, सिखाने भर से तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मैं बनाती हूँ। और फिर शायद पहली बार इतने लंबे सफ़र से आ रहा है, थका भी होगा, नई जगह है। बढ़ती उम्र के एवज में मीता की समझदारी मुझे संभाल गई, अपने ब्लड प्रेशर को लेकर उसकी चिंता भी। बड़े दिमाग से चाय की एक ही दो चुस्कियाँ ली होंगी कि अचानक हल्की री री की आवाज़ कान में पड़ी। कुछ होगा सड़क पर सोचकर ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ तेज होती ही गई। इतनी कि प्याले की चाय खत्म करनी मुश्किल हो गई। तब तक तो खूब तेज हुमस हुमस कर बिलखती आवाज़। किसी तरह आखिरी घूंट गटक कर बालकनी तक दौड़े आए तो धक अवाक। नींद से जगा वो चारों तरफ की अजनबियत को घूरता, डरा, दहसा, ढबर ढबर रोए जा रहा था। सांवली गुबरैली काया डोंगी सी हिचकोले ले रही थी हर हिचकी के साथ। मटमैली आंखों से बहते नाले पर नाले, गाल और ठोड़ी तक तरबतर। एक निश्चित दूरी पर खड़े मैं और मीता एक दूसरे को हकबके से देखते रहे, उलझन उधेड़बुन में उलझे से। कुल 9-10 घंटों के आधे परिचित आधे अजनबी इस लड़के को कितने आगे बढ़कर कैसे क्या समझाया जाए। किसी तरह कोशिश शुरू भी की तो पहले शब्द के साथ ही उसकी हिचकियाँ और तेज हो गईं। 2-4 सुने सुनाए शब्दों की बेगारी और की गई, तथा उसके बाद वितृष्णा और जल्लाहट का एक रेला सा आया। छोड़ दे इसे मीता, रोने दे, देखें आखिर कब तक रोता है। मीता ने सहमी आंखों से मुझे देखा और धीमे धीमे हट गई। वही हुआ। रोते रोते हिचकते हिचकते कई बार सांसें उखड़ी, पस्त हुईं, और अंत में जैसे शक्ति चूकती सी लगी। आवाज़ बहुत धीमी री री में तब्दील होते होते फंस कर सूख सी गई। हाँ, हिचकियों से अभी तक पूरी पीठ रह रहकर हिलक उठती थी, फिर वो भी बंद। हार कर हथियार डाल दिए गए हों जैसे। अब चुप भयातुर सा बैठा वो चारों तरफ घूरे जा रहा था। एक सहमी बेहद डरी हुई सी चेतन बैठने लगी थी। कहाँ है वो? कहाँ? किन अजनबियों से घिरा? अपना घर, घर के लोग किधर गए सब? कहाँ छूट गए? क्या करे वो? भाग कर वहाँ कैसे घर पहुँच जाए? लाचार, बेजान और डर की जगह अब एक दहशत जैसे हर तरफ से सुन्न करने लगी। छुटपुटा छिटने लगा। मैं विचित्र सी उद्विग्न किचन में आई। फ्रिज से सब्जियां निकाल नल की धार से धोने लगी कि अचानक पीछे खटका सा। पलट कर देखा तो अपना थैला उठाए वो सुबह जैसा ही निस्पंद काठ सा खड़ा है, चेहरे पर असंख्य सूखी धारों के निशान। मैं अपने घर जाऊंगा। एक धूसर ठसी चुनौती सी आवाज़ में दयनीयता या गिड़गिड़ाहट का नाम निशान नहीं। कुछ देर पहले थोड़ा पसीजा रुंधा सा मन वापस सब कुछ झटक कर उखड़ गया। तो जा। एक पथरीली ठोकर मारकर मैं वापस सब्जियों पर जुट गई, अंदर अंदर बुरी तरह उत्तेजित होते हुए भी, जैसे वो इन दो शब्दों की खोखली निरर्थकता अच्छी तरह समझता हो। अपने एक शब्द पर जोर देता हुआ और उन्हें मजाक से परे करता वो फिर से दोहरा रहा था, मुझे मेरे घर भेज दो। अनिश्चय अभी भी नहीं, पिंजरे के शेर की तरह, लेकिन था तो शेर पिंजरे में, मेरे पिंजरे में, अपमानित, लाचार। मेरी जीत प्रमाणित थी अब। उस दंभ से अगराई मैं बड़ी कृपापूर्वक बोली, ठीक है भेज दूंगी तुझे, लेकिन अभी इस वक्त कैसे और किसके साथ? कुछ सोचा तूने? इस तरह इतनी दूर
तुरंत फुरत जाने का इंतज़ाम हो सकता है क्या? कौन ले जाएगा तुझे, बोल। इसलिए ठहर जा, मैं खुद ठेकेदारनी से कह दूंगी, जैसे ही कोई तेरे गांव जाने वाला मिलेगा तुझे उसके साथ भिजवा दूंगी, बस। वो समझता सा लगा तो फौरन मैंने सख्ती से जोड़ा, लेकिन इस तरह चीख चीख कर रोने से हमारी बेइज्जती होती है। अगल बगल वाले समझेंगे हम तुझे कहीं से उठा के लाए हैं और तुझे मार पीट कर सता रहे हैं। तेरे फेर में हमारी तो खासी बेइज्जती हो गई ना। वो सिर न हिलाते हुए भी जैसे मेरे शब्द को सही सही समझने की कोशिश में लगा था। तो अब जा, थैला रख दे पीछे की बालकनी में और हाथ मुंह धो के आ, मैं तुझे चाय देती हूँ, समझा ना, जा झटपट। चला गया तो मैं कुढ़कर भुनभुना ली, वाह ये अच्छी रही, पूरे 50 रुपये किराए के लगाकर इसे मंगवाने के यूं ही बाहर में झोंक दूँ, ऊपर से इसे वापस करने के अलग। हरगिज़ नहीं। पूरा घर मेरे इस प्रयोग का जी भर के मखौल उड़ाएगा। उड़ाएगा क्या, उड़ा रहा है। मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं, देखती हूँ कुछ और तरीके आजमा कर। आ गया, शाबाश, ले चाय पी ले पहले, चीनी कम लगे तो और भी ले ले, रोटी भी दूँ क्या? झेप और संकोच से झुका सिर हाँ में हिल गया। रोटी के साथ सब्जी भी दूँ? उसने ना में मुंडी हिलाई। मैंने खुश होकर इसरार किया, अरे तो रूखी रोटी खाएगा ना, मिर्ची के साथ। उसने मेरा लाड़ इसरार एक किनारे रखते हुए सपाट जवाब दिया, सिर्फ मिर्ची से? और तुरंत दिमाग के अंदरूनी तहों की आवाज़ें फुसफुसाईं, फायदे वाला पहलू तो तू हमेशा नज़रअंदाज कर जाती है बेवकूफ़। सोच जरा, सिर्फ मिर्ची रोटी की खुराक, यानी शहरी छोकरों के पुलाव, बिरयानी और देशी घी चुपड़ी वाली रोटियों वाले बराबरी के दावों से पूरी तरह बेखबर। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार और कंफर्म कर लिया जाए। सब्जी अच्छी नहीं लगती तुझे? ना, बस हम मिर्ची से ही खाते हैं। पूरी तसल्ली, अब टेकोरा देने में हर्ज नहीं। अरे वाह, लेकिन तीखा नहीं लगता? ना, उसने सगर कहा, मैं तो सरू से ही खाता हूँ, जब इतना सा था, अपनी माँ के घुटनों जितना, तब से। हमारे भाजी नहीं पकती ना तो सरू से मिर्ची खाते हैं। मेरी छोटी बाई भी, वो भी खूब खाती है। लेकिन मुझे अभिभूत होते ना देख शायद उसे निराशा हुई। बाई आप समझते हो? नहीं ना, बाई मैं अपनी छोटी बहन को कहता हूँ, इतनी जरा सी तो है वो भी खाती है मिर्ची रोटी। तत्ता तत्ता सी सी बोलती जाएगी, रोटी पे मिर्ची गिरती जाएगी। तत्ता आप समझते हो? तीखा। वो तोती है ना, तोतली बोलती है मेरी छोटी बाई। वाह, वेरी गुड, मैंने पिंड छुड़ाने की गरज से कहा। लेकिन उधर छोटी बाई का नक्शिक वर्णन चालू हो गया। मेरी बाई देखने में तो छोटी है, लेकिन है बहुत शाणी। शाणी आप समझते हो? चालाक, बहुत चालाक है वो। बताऊं कैसे? मेरी माँ के माथे की चकमक टिकली उचाड़ने अपने माथे पर धर लेगी और माँ की लुगड़ी लपेट कर लाड़ दिखाएगी। मैं कितना भी उससे छुपा कर बाहर निकलना चाहूँगा, वो फौरन समझ जाएगी और अपने इतने छोटे छोटे हाथ फैला के मेरे कने चढ़ावेगी और बाहर ले चलने की जिद मचाएगी। फिर मुझे छोड़ेगी थोड़ी। जब मैं यहाँ आ रहा था तब तो सोती थी ना वो, नहीं तो आप क्या समझते हो वो मुझे आने थोड़े देती? कभी कभी नहीं। और अभी तो रोती ज़रूर होएगी मेरे बिना। चाय रोटी ख़त्म हो चुकी थी। हाथ धोकर वो अकेला खड़ा खड़ा थोड़ी देर बोलता रहा। मेरे पास ना सुनने का वक्त था ना उसे चुप करने का। अचानक जैसे उसे याद आया, मैं आपकी रोटी मड़वा दूँ? मैं विद्रूपता से हंसी। तुझे मड़ानी आती तो क्या बात थी, जैसे उस पर कोई आरोप लगा हो। हमारे यहाँ लुगाइयाँ रोटी मड़ाती हैं, मर्द नहीं। हमारी रोटी में इतना टाइम भी नहीं लगता। मेरी माँ तो बहुत जल्दी मना लेती है ये डब्बल खरी खरी रोटियाँ। वो तो कटरे से छोटी बाई को लिए लिए ही लकड़ियाँ भी बीन लाती है। फिर मैं जब तक बाई को खिलाता फुसलाता हूँ, चट से चूल्हे में लकड़ियाँ जोड़ रोटी तैयार कर देती है। हमारे ऐसी गैस नहीं होती, चूल्हे पे मनाती है मेरी माँ रोटियाँ। चूल्हा आप समझते हो? हाँ जानती हूँ, लेकिन गैस तू कैसे जानता है? जानता हूँ, इन ठेकेदारनी की माँ के घर में देखी है। मैं तो एक और गैस भी जानता हूँ, हमारे यहाँ बारातों में भी सिर पे गैस के हंडे लेके चलते हैं। मैं, भैरों कांडिया और उसकी माँ सब लेके चलते हैं शादियों में। तू ढो लेता है? वो तो बहुत भारी होता है। फिर क्या, मेरी माँ तो एक बार चक्कर खा के गिरने वाली थी, तब मैंने ही तो उसके सिर का हंडा अपने सिर ढोया। और तेरा वाला? तब माँ मुझे नहीं ढोने देती थी। मैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ और लुगड़े लेकर
पिलाओ मतलब पुलाव और रसगुल्ले इकट्ठे करने गया था, लेकिन माँ के चक्कर आया तो झट से उसे संभाल के हंडा भी ढोया और पूरी मजूरी भी ली सेठ जी के गुमाश्तों से। घड़ा चालाक था, वो आधी मजूरी देता था। मैं चिल्लाया बहुत ज़ोर से कि पूरी दे, नहीं तो चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लूँगा। वो डर गया। सगर्व हंसा वो। और रसगुल्ले पुलाव, मैं चमत्कृत सा अनुभव कर रही थी। वो तो हम सब शादियों में इकट्ठा करते हैं, खूब खूब पतलों से भी और अलग से भी, कित्तों कित्तों से जा जा कर मांग लाते हैं। और इतने बड़े जमावड़े में उन्हें कहाँ याद रहता है कौन गैस बत्ती वाला ले गया कौन नहीं। पर तुम लोग इतना खा पाते हो? हाँ, शादियों में तो हम सिर्फ रसगुल्ले खाते हैं, 10-10, 15-15 तक। पिलाओ तो सुखा भी लेते हैं, पर रसगुल्ले जितने बन पड़े खाते जाते हैं। बहुत मज़ा करते हैं हम। लेकिन उन लोगों का कितना नुकसान भी तो करते हो तुम लोग। नुकसान उनका? अरे बहुत हरामी होते हैं वे गुमास्ते नौकर। आप जानते हो, वो हंडे हंडे पिलाओ रसगुल्ले दूसरे दिन बासा करके कुत्ते सुअरों के आगे डाल देते हैं। हम मिनक मांगे तो दूर दूर करेंगे। उनके सेठों को कुछ खबर नहीं होती। घड़े पैसे वाले होते हैं ये सेठ। मोहरों के पासे डालते हैं ये लोग और किरोड़ों के सट्टे खेले जाते हैं। सट्टा आप जानते हो? नहीं, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एकदम से फनफना उठी मैं। लेकिन तू ये बता, तू जानता है यहाँ क्यों आया है? एक धक्का लगने पर भी पूरे जीवट से संभलते संभलते बोला। ठेकेदारनी ने मेरी माँ को बोला, मुंबई में घड़े सेठ रहते हैं, इसे मेरे साथ घूमने को भेज दे। सोई मेरी माँ ने भेज दिया। मैंने चौंक कर देखा। बचाओ की इतनी ज़बरदस्त कोशिश। किसे बचाने के लिए? खुद को या अपनी माँ को? अंदर एक हूक और एक विद्रूप दोनों छलका। अच्छा, तो तू सचमुच समझता है तू यहाँ मुंबई घूमने ही आया है? गरम रेत का एक तूफान अंधड़ सा उठा था उसकी आंखों में, जैसे उसे चारों तरफ से शिकंजों में कसकर कोई बहुत निर्मम सच कबुलवाया जा रहा हो। इस तरह आंखें उसी तरह जमीन पर गाड़ कर बोला, नहीं, समझता हूँ, सब समझता हूँ। मैं भी समझ गई हूँ कुछ कुछ कि कैसे इस गुबरैले से काम निकालना है। बस उससे बदरसी छलांगे लगाने की पूरी छूट दे दो और बहला फुसला कर काम करवाते जाओ। बीच बीच में पूछ लो कि भूख लगी हो तो मिर्ची रोटी खा ले, ले थोड़ी और मिर्ची बुरक लो। सफल हो रहा है मेरा अभियान या शरीफ किस्म की साजिश। लेकिन अब घर में हो रही मिर्चों की खपत पर अंकुश लगाना ही होगा, क्योंकि उसने बाकायदे खुश खुश हरी मिर्चें तेल में छौंक कर उस पर मसाले बुरकने शुरू कर दिए हैं, और वही तेल में छुकी मिर्ची हर रोज़ रोटी के साथ चमचे भर। मैं इसे बेवकूफ़ बना रही हूँ या ये छोकरा मुझे? तुझसे मना किया ना, इतनी मिर्ची मत खाया कर, नुकसान करती हैं ज़्यादा मिर्चें। समझता नहीं तू? समझता हूँ, वो बड़ी बुजुर्गियत से सिर हिलाकर कहता है। फिर इसमें तेल मसाले भी लगते हैं ना आपके, इसलिए। मिर्च की झार की सी ही तेजी से मैं किचन के बाहर आ जाती हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। हिसाब किताब लगाने बैठूं तो मिर्चें फिर भी मटर टमाटर से सस्ती ही पड़ेंगी। अच्छा, खा चुका हो तो इधर आ, सूखे कपड़े उतार कर तह लगा दे। मिर्ची खाकर उसे फुर्ती आती है। सिसकारता हुआ सूखे कपड़ों का बोझ लाकर पलंग पर डाल देता है और कपड़ों के ढेर में से सबसे ऊपर मेरी गंदुबी भूरी साड़ी की तह लगाते लगाते वो उसे एकदम छोटी सी गठरी सी में तब्दील कर देता है। मैं झिड़कती हूँ, अरे ये क्या, साड़ी की गठरी बना रहा है? ऐसे तह लगाते हैं? नहीं, मैं तो मटियाला तीतर बना रहा हूँ। मटियाला तीतर जानते हो आप? नहीं ना। बिल्कुल आपकी इस साड़ी सरीखा रंग होता है इसका। वो जंगल बगानों में जब ज़मीन पर चलता है तो आप पता थोड़ी पा सकते हैं कि मटियाला तीतर कहाँ पे है। लेकिन हम तो भाई रोज़ देखते हैं, फट से पत्थर फेंक कर शिकार लेते हैं। एक बार मैंने पत्थर मारा यूँ छुप कर, लेकिन बहुत चौकन्ना था वो तीतर। फौरन फड़फड़ा के जोर से उड़ा और अपनी माँ के पंखों में जा छुपा। मैं हंसी। तुझे कैसे मालूम कि उसकी माँ थी? कैसे नहीं मालूम? और कौन उसे अपने पंखों में छुपाता झप से? आप बोलो तो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वापस तह भी तो लगाता चल। दो चार कपड़े ठीक ठाक तह लगे कि अचानक मनोज की सफ़ेद सितारों वाली नीली शर्ट दिख गई। बस फिर क्या, जंगली पहाड़ियों के बीच से झरने फूट पड़े हों। ओ हो, ये तो मेरी बड्डी लीली पतंग मिल गई। पतंग पतंग समझते हो आप? हमारे यहाँ नरे आसमान में उड़ती हैं, चांददार बेलदार कलीदार। उस आसमानी चेहरे के बीचों बीच चमकती आंखें, पतंगों में चिपके चांद तारों सी।
तो ये मेरी चांददार पतंग उड़ी, ऐ ऐ यो। उसने मनोज की शर्ट उछाल दी। मैं ऐसी ही अपनी बड्डी लीली पतंग बोरी के नीचे ढांप के आया हूँ, चांद तारों वाली। डांट के तो आया चंदड़े को कि खबरदार जो मेरी पतंग छुई होगी, मैं मुंबई घूम के वापस आऊँगा तो उड़ाऊँगा। खैर उड़ाएगा तो वैसे भी नहीं। आप पूछोगे क्यों, तो उसे उड़ाना आता ही कहाँ है इतना ऊपर। छोटा है ना मुझसे चानू, माँ के घुटनों से थोड़ा ऊंचा। वैसे नाम तो उसका चंदन है, लेकिन बुलाते सब लाड़ से उसे चानू, चाण्या, चन्नी है। लाड़ का नाम समझते हो आप? हमारे में सब लाड़ के नाम से बुलाते हैं, और लाड़ के नाम कोई एक दो होते हैं? अरे भतेरे होते हैं, भतेरे। एक दो जैसी कोई गिनती नहीं जितने। मेरी माँ मुझे भी उतने ही लाड़ के नामों से बुलाती है, बताऊं? चिऊक सी जाती हूँ मैं, जैसे चुन्नटदार घाघरे वाली इसकी माँ लाड़ के अनंत नामों से इसे पुकारती बदहवास सी चली आ रही है। नहीं, खींचना है इसे जल्दी से जल्दी, पास न जाने पाए लाड़ से लबालब इस पराबार के। तू तो पतंग की बात कर रहा था ना? हाँ हाँ, वो भटक कर लौटता है जैसे। हाँ तो मैं कह रहा था कि चाणिया उड़ा थोड़ी सके पतंग, उसके हाथ भी कितने छोटे छोटे हैं। मैं पतंग में काड़ा बांधता हूँ तो वो पकड़ता है बस, उड़ाता तो मैं हूँ। और जब गोता खिला के दूसरी पतंग काटता हूँ तो वो खूब जोर से ताली बजाकर नाचता है। हरी हाई की बोई, चांद तारे की बोई, काण्या रे कट गई तेरी पतंग, रंग रंगीली बेलदारी। आपके मुंबई में पतंग नहीं उड़ती क्या? हमारे यहाँ तो नरी उड़ती हैं, हरी दुरंगी तिरंगी नरे आसमान में। ओए मैं भी कैसा बौड़ा हूँ, यहाँ मुंबई में आसमान ही नहीं दिखता तो पतंगे कहाँ से उड़ेंगी? आपके कमरे की खिड़की से इतना ही आसमान दिखता है, अब उसमें पतंगे क्या उड़ेंगी? गोता खा के गिर नहीं जाएंगी, हैं कि नहीं? अच्छा, गोता खाना क्या होता है समझते हो आप? जैसे बालक लोग धूल मिट्टी में कलामंडी खाते हैं ना, वैसे ही पतंग आसमान में। कलामंडी समझते हो आप? मैं खा के दिखाऊं? शट हिम अप मम्मी प्लीज़। मनोज अपने कमरे से निकलकर अंग्रेजी में झल्लाता है। पूरे आधे घंटे से इसका टेप चालू है, आप इसे चुप नहीं करा सकती थी? मैं इंतज़ार करता रहा कि अब चुप होता है, अब चुप होता है, पर बस आगे एक शब्द ना बोलने पाए तुम्हारा ये पालतू। वो उल्टे पैरों वापस लौट गया है। मनोज भाई साहब मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हो रहे थे ना? ना ना, नहीं नहीं हो रहे थे। मैं क्या समझता नहीं, तभी तो अंग्रेजी में बोल रहे थे। हाँ हाँ, तू अंग्रेजी फारसी सब कुछ पढ़ा है ना, जो समझेगा। मनोज की झल्लाहट अब मुझ पर तारी थी। अपमानित सी आंखों में फिर वही चुनौती। पढ़ा नहीं हूं तो क्या, लेकिन समझता तो सब हूं। बताऊं, वो कह रहे थे कि इसे चुप करो जल्दी। ठीक है, जब समझता है तो झटपट चुप हो जा, मैंने झेंप कर कहा, और लम्हे भर को सोचने लगी कि इसे किधर किस काम में लगाऊं कि थोड़ी देर शांति रहे घर में। हाँ ठीक, सुन इधर आ, ये ब्रासों की शीशी और कपड़ा ले और खूब रगड़ रगड़ कर जरा पॉलिश तो मार इन स्टैचू पर। स्टैचू क्या? अरे मूरत मूरत, ये इधर पीतल की मूर्तें रखी हैं ना, इन पर। लेकिन खबरदार आवाज़ नहीं जरा भी, देखूं कितना बढ़िया चमकाता है तू। बहुत देर तक आवाज़ सचमुच नहीं आई, लेकिन जब लौट के देखा तो एक बड़ी पीतल की स्टैचू को कोहनी के सहारे कमर से लगा मटकता मटकता घूमता हुआ इधर से उधर उसे पुचकारता जा रहा है। ये क्या कर रहा है? बिफरी मैं अपनी छोटी बाई को बाहर डोलाने ले जा रहा हूँ, कहकर वो पूरी अल्हड़ता से खी 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 करके हंसने लगा। इतनी सी ही तो है मेरी बाई, तोती बाई, चंदा। चंदा है उसका नाम, लेकिन सब लाड़ से बाई, बिचुड़ी, गुजरी कहते हैं। जो कोई बुला ले चंदा बाई, गुजरी, तो कैसी किल किल कत्ती भागती है और यूं हाथों से मुँह छुपा के शर्माती है। लेकिन बहुत चालाक है वो। चालाक आप समझते हो? होशियार होशियार। अब तक सिर से पांव तक आग लग चुकी थी। पूरे गुस्से में आपे से बाहर होकर चीखी, शट अप। चालाक तो तू नंबर एक का है। ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर तू, समझा? एक काम कहो तो 10 तरह के चोंचले दिखाकर बल कराने की कोशिश करता है। सोचता है सीधे साधे लोग हैं, आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ो और इन्हें बेवकूफ़ बनाते रहो। क्यों? नहीं तो क्या, तुझे इतना मालूम नहीं कि पीतल की मूरत है, तेरी बाई बिचूड़ी नहीं? वो सन्न फर्श पर मूरत से सटा बैठा रहा, आंखें जमीन पर गड़ाए। अब और ज़्यादा मक्कड़ मत साध, उठाकर रख मूरत कोने में रैक पर और चल किचन में भाजी काट, कर चुका तू पॉलिश। मैं पटक कर दोबारा चीखी। वो सिर झुकाए किचन में आकर खड़ा हो गया।
चाकू, बीन्स और ट्रे देकर एक कोने में बिठा दिया बतौर सजा। इस तरह बारीक बारीक, खूब बारीक काटना। अचानक पलटी तो खून की धार के बीच उंगलियों को कस के दबाए अपराधी सा सन्न चुप खड़ा था। हे भगवान! मैं बदहवास घबरा कर चीखी। कहाँ, कैसे काटा? हाथ दिखा। चल जल्दी बाथरूम में। इधर ला हाथ। डिटॉल, रुई, पट्टी, मलहम, बस पानी में हाथ मत डालना। जाने किस जन्म का बदला ठेकेदारनी ने मुझसे लिया जो ये बला मेरे गले में ला डाली। अच्छा, घबरा मत, अभी दर्द कम हो जाएगा। हे भगवान, काफ़ी काट लिया है। देखती हूँ यूं ही खून नहीं कम होता तो डॉक्टर के पास भेजती हूँ। लेकिन दर्द का अंदाज कोई लगा ही नहीं सकता था। आंखें वैसी मटियाली, जमीन में धसी सी, होंठ एक दूसरे से भिंचे, लेकिन कहीं अवाक और भौचक भी, अपराध बोध के साथ। सिर्फ आखिर में एक बार दृष्टि उठी मेरी तरफ, मुझ में जाने क्या टकटोरने तलाशने, और फिर वापस। उफ, कैसी है ये दृष्टि, जिस पर न दया दिखाई जा सकती है, न गुस्सा कर फटकारा जा सकता है, न एहसान का बोझ ही डाला जा सकता है। एक तरफ से सारे हथियारों को भोतरा करती हुई। हथियार तो मैंने डाल दिए उसके सामने। कुछ इसी तरह उसे पास बुलाकर बोली थी, देबू देख, एक बात तू पहले अच्छी तरह समझ ले। रखने वाली तो मैं तुझे हरगिज़ नहीं। तू, तेरी माँ या ठेकेदारनी चाहेंगी तो भी मैं तुझे रखूँगी नहीं, क्योंकि मेरे घर का काम तू सीख समझ सकता ही नहीं। मुझे तो सीखे समझदार बड़े लड़के की ज़रूरत है। रही अब तुझे भेजने की बात, तो अकेले तो तू न जा पाएगा, न मैं तुझे भेजूंगी ही सैकड़ों मील दूर। तो इससे अच्छा है कि जब तक तुझे रहना है कायदे से, समझदारी से रह, समझा? जैसे ही कोई तेरे देश का जाने वाला मिलेगा तुझे उसके साथ कर दूंगी, लेकिन तब तक तुझे होशियारी से काम सीखना और करना है, तभी जाएगा ना तू अपने घर। उसने ज़मीन में गड़ी अपनी दृष्टि उठाई और मेरी आंखों में टाँक दी। आंखें नहीं, जैसे तराजू के दो पलड़े मेरे दिए भरोसे की सही सही नाप जोख कर रहे थे। उस दिन से कदमों की तेजी बढ़ गई, आंखों की चमक भी। अब वो पीछे की बालकनी पर गर्दन टिकाए खड़ा भी होता तो आंखों में उदासी नहीं, इस छोर से उस छोर तक उम्मीद की एक डोर खींची होती। वो सरपट झाड़न से कुर्सी, मेज, सोफे, पलंग पोंछने झटकारने लगा, कारपेट पर ब्रश मारने लगा, और उसके बाद ब्रश को एक तरफ फेंक कर फटाफट कलामंडियाँ खा लेता। 1 2 3 4 5 तार पर नाचते नटों की तरह। डिस्गस्टिंग। मनोज चिढ़ा चिढ़ा सा बुदबुदाता। जितनी धूल झाड़ता नहीं, उससे ज़्यादा तो अपने गंदे पैरों से झाड़ देता है। तुम्हें क्या मालूम मम्मा, वो झाड़ने झूड़ने के बाद सोफे सेटीज़ पर आराम भी फरमाता है, एकदम पापा स्टाइल में। अच्छा है, उसे वो सब भी करने की खुली छूट मिली हुई है जो हम बच्चों को भी नहीं थी। यहाँ से वहाँ धपाधप करते हुए भागना, कुलांचे भरना, कालीन पर कलाबाजियाँ दिखाना और सोफे सेटी पर पसर जाना। उसे भला क्यों बोलेगा कोई कुछ? मनोज पूरा सही नहीं था, ये भी जानती हूँ कि इन दिनों उसके अंदर एक विद्वेष का मनोविज्ञान घुन सा लगा था, लेकिन था तो मेरा बेटा, मेरा स्वार्थ। जाहिर है कि इस बेटे के मनोविज्ञान की निगरानी ही मेरा धर्म था। ये धर्म कभी कभी कितना संकीर्ण होता है। क्यों, तुम खुद क्यों नहीं? उसे लेकर तुम्हें मेरे पास शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। घर का सर्वेंट सबका सर्वेंट है। तुम खुद ठीक करो बेटे, उसे खुद सिखाओ, इसके लिए मेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बेटे का अहम तुष्ट, छूट और अधिकार पत्र पाकर फौरन नए नए निरंकुश हुक्मनामे जारी हो गए। ए देबू, देबू खबरदार, जो कभी सोफे या सेटी पर बैठा तो तू कायदे से खड़ा नहीं हो सकता क्या? हमेशा दीवार से अपनी पीठ सिर टिकाए रहता है, सारी दीवार का पेंट गंदा करता है। उधर उधर नीचे बैठ, खबरदार जो कारपेट पर बैठा या लेटा होगा। तुझे खड़े होने की भी तमीज़ नहीं? हैं? हमेशा झूलता क्यों रहता है, कमर कूले हिलाता? सीधा खड़ा हो। ये ठीक हमारे सिर पर क्यों हर समय खड़ा रहता है? हैं? उधर जा पीछे बालकनी में, जब बुलाएं तभी आना, लेकिन फ़ौरन। ये है क्या होती है, हमेशा मम्मी के पीछे पीछे भूरे बिलौटे सा। चल दफ़ा हो यहाँ से। ये लो, वापस उछलकर कारपेट पर, खबरदार। उसकी आंखों में कुछ भक से चल उठा, जैसे बेवजह अपमानित होते चले जाने का प्रतिकार सा। आप क्या हमेशा ही खड़े रह सकते हो मनोज भाई साहब, पूरा दिन? आप मुझे कुर्सी पर भी बैठने को मना करते हो, गलीचे पर भी, फिर मैं कहाँ बैठा करूँ? क्यों, तेरे झोपड़े में सोफे कारपेट बिछे रहते थे ना?
मनोज चीखता हुआ अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैंने किचन से झांक कर देखा। उन मटियाली आंखों में सारा ब्रह्मांड डोल उठा था, मिट्टी के लोंदे की तरह चकनाचूर हो जाने के लिए। मैंने जैसे घबरा कर ही उसे बहलाते हुए, सारे घटित से अनजान बनते हुए बुलाया। अरे देबू, तू वहाँ क्या कर रहा है? आ इधर किचन में, जरा मेरी मदद तो कर। उसने दहकते हुए अंगारों पर जैसे राख डाल दी हो और चुपचाप हाथ बांधे आकर खड़ा हो गया। आंखों में झांकता, झोपड़े में कश्मीरी कारपेट और सोफे का विद्रूप अपमान और बेइज्जती से भरपूर एक हिंस्र वार। आ इधर आ, फ्रिज साफ करते हैं दोनों मिलकर। आज मैं तेरे साथ करती हूँ, फिर तो तू अकेले ही फ्रिज साफ कर लिया करेगा। काम बहुत जल्दी सीखता है, तू होशियार है ना। उस पर मेरी चापलूसी का कोई असर नहीं, सिर्फ कहे मुताबिक सब्जियों फलों के थैले निकाल निकाल कर अलग रखने लगता है। पानी, शरबत की बोतलें, अंडे, मक्खन के पैकेट और बर्फ़ की ट्रे। ले, बर्फ़ खाएगा? खा ले, जितनी मन चाहे उतनी। मैंने उसे ठंडा करने की गरज से पुचकारा। उसने सीधे से गर्दन मटका नहीं की। अरे बर्फ़ नहीं खाता तू? खाते हैं, खूब खाते हैं हम। सीना फुलाकर गरूर से भरी आवाज़। मैंने विस्मय से देखा। कहाँ से? ठेलों से, बर्फ़ की ये बड़ी सिल्लियों से। हमारे घर के सामने पल्ली तरफ ही तो बर्फ़ की फैक्ट्री हैगी। ठेलों के ठेलों बर्फ़ लद लद के जाती है बाजार की तरफ। हम सारे बालक छुप छुप के पीछे से एक दो बल्ली काट के, इससे बहुत ज़्यादा मन चाहें जितनी बर्फ़ गिरा लें और खा खा के मन भर जाएं तो एक दूसरे की कमीज़ों में भी डार डार के खूब मज़े करें। हरियाती स्मृतियाँ और अपनी प्रभु सत्ता का दर्प भरा बखान। आप ये सिर्फ सादे शरबतों की बोतलें रखते हो, वो लाल पीली सोडे वाली छोटी बोतलें नहीं। सोडा कहाँ लाल पीला होता है? होता है, जैसे मैं निपट अज्ञानी हूँ। नरे रंगों की बोतलें होती हैं उसकी। ओ, थम्स अप गोल्ड स्पॉट। हाँ वो ही। मुझे नाम बोलने को नहीं आता। वो खूब तड़कदार होती हैं, पियो तो पूरे पेट में छनछनी सी उतर जाए। अच्छा, तो तू थम्स अप गोल्ड स्पॉट पीता था, पर पैसे पैसे कौन देता था? कोई नहीं, अपने पैसों की। मैं डूंगर पे जाके ढुलाई नहीं करता था, पत्थरों की गिट्टियाँ नहीं तोड़ता था। मैं तो अपने पैसों से अपनी छोटी बाई को मलाई बर्फ़ भी खरीद देता था और चाणया को दाल चक्की भी। फिर वही स्मृति के डेले डेले सा उतराता दर्द। और घर में नहीं देता था पैसे? उसने मेरी ओर ऐसे दृष्टि डाली जैसे मैं जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। एक बात बताओ आप, क्या मनोज भाई साहब से पैसे लेते हो आप, या उल्टे उन्हें देते हो? इतने दुस्साहस की कल्पना मैंने सचमुच नहीं की थी, इसलिए शायद जवाब भी तैयार न था मेरा। वो भी जानता था ये, पर दादा किसी अंदाज में मुझे इशारा करता सा बोला, आप समझोगे नहीं, मैं क्यों माँ को पैसे देना चाहता हूँ पर फिर भी नहीं देता। क्यों? वही तो। वो उसी अंदाज में एक दार्शनिक हंसी हंसा। आप समझोगे नहीं, ना हमारे लोगों की बातें। मैं माँ को पैसा देता भी तो क्या, उससे सारे पैसे तो बासा झपट लेता ना। बासा आप समझते हो? हम अपने बाप को बासा कहते हैं, वही मेरी माँ से सारे पैसे हड़प लेता है। खुलासा जानने की मेरी कुटिल मंशा। तो इसमें क्या, माँ के पास हो या बाप के पास? ओ हे, विद्रूप से उसके होंठ टेढ़े हो आए। इसमें कुछ नहीं। मैं आपसे पूछूं कि अगर साहब आपसे सारे पैसे छीन लें और दीदी और मनोज भाई साहब को खाने के लिए कुछ न रहे, तो यह क्या अच्छी बात है? लेकिन इसी के साथ जल्दी से जोड़ देता है, लेकिन यहाँ तो साहब उल्टे पैसे देते हैं ना। मेरा बासा देता तो कुछ नहीं, उल्टे सारे पैसे झपट लेता है। क्या करता है पैसों का? चिलम फूंकता है सारे दिन, दम लगाता है और चंग बजाता है। चंग आप समझते हो? जैसे सरगम पिक्चर में ऋषि कपूर बजाता है ना, डफली वाले, उसी सरीखी होती है। अरे, तू ऋषि कपूर को जानता है? क्यों नहीं जानता? मैं तो अमिताभ बच्चन, मिठुन, जैकी सराफ, जितेंद्र, शत्रु को भी जानता हूँ। वाह, अच्छा। होते कौन है ये सारे तेरे? मैंने मखौल की। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। होते कौन है? आप नहीं जानते? हीरो होते हैं, हीरो, बहुत माँ के हीरो। आपने इनकी पिक्चर नहीं देखी? शोले, सरगम, कृष्मा, कुदरत का, खून पसीना, खुददार। घड़े नेक मानस होते हैं ये, बहुत दम होता है इनको, जभी तो ये गद्दारों को इतनी मार लगाते हैं। अरे वाह, और गद्दार? गद्दार भी नरे होते हैं। पिराण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और भी जने कितने बहुत खराब मानस होते हैं वो, बिल्कुल मेरे बासा जैसे।
आपने देखा नहीं इस वाली पिक्चर में पिराण को, जिसमें वो धोखे का साधु बनता है, दाढ़ी और बाल यूं बढ़ा के और आंखें चिलम के धुएं में यूं झपका के? बस वैसे ही दिखता है मेरा बासा। और बिस वाली पिक्चर में जब पिराण हिरोणी को बांध के टांग देता है तो अमिताभ बच्चन और शत्रु नरे गद्दारों को मार भगाते हैं। धर्मेंद्र और मिट्ठुन भी घड़े सूर में हैं ये सारे के सारे। मेरा बासा और मनोज भाई साहब जैसे दसियों भी आ जाएं जिनके सामने ना, तो ये हुमक के ऐसी पटकनी देंगे कि पलटी खा के चित हो जाएं। बोल नहीं सकेगा मेरा बासा इनके सामने तो। चौंक कर जैसे मैं खुद पलटी खा के ज़मीन पर आ गिरी, जैसे उसने मनोज से अपना बदला चुका लिया हो और अब आंखों से अंगार छिटकाता अपने बासा की तरफ बढ़ रहा हो। जल्दी से बीचों बीच कूदती हुई मैं कहती हूँ, अरे रुक रुक, तूने हिरोणी के बारे में तो बताया ही नहीं। जैसे कोई दैवी बला ही आकर बासा को उसके हाथों से बचा ले गई हो। एक प्रलय क्षण टल गया हो। ठंडा होता हुआ तटस्थ से स्वर में बोला, वो सब लुगाइयाँ होती हैं, पर उनमें से कोई कोई बहुत शाणी होशियार होती हैं। आप चक्कू देख के डर जाओगे ना, लेकिन वो चक्कू भी घोंप करके चला देती हैं, अपने घाघरे में घोंस के रखती हैं। लेकिन अब भाई हीरो की बराबरी वो थोड़ी कर सकती हैं। आपको मालूम, अंधड़ पानी, जंगल, दरिया, चाहे कितने भी जोखम में गद्दारों के अड्डे हों, ये धावा बोल के उन्हें मार भगाते हैं और अपने मुल्क की चौकसी भी करते हैं। किसने बताया ये सब तुझे? लो, कान्या, भौर्या, देसराज सभी कहते हैं। बेवकूफ़ हैं सबके सब। ये पिक्चरों के हीरो मुल्क थोड़ी चलाते हैं। मालूम है वो हार कहाँ मानता है। मुल्क तो इंदिरा गांधी चलाती थी, वही मुल्क की रानी थी, लेकिन गद्दारों ने उसे गोली मार दी। और अब वो उसी रौ में आगे बोला, और उसके बेटे को हवाई जहाज़ से धक्का दे के गिरा दिया गद्दारों ने। कहाँ? उसका बेटा तो भी आया था टीवी में, देखा नहीं तूने? मैंने जांचना चाहा। आने को तो इंदिरा गांधी भी आती है टीवी में, पर वो कोई जिंदा थोड़े ही है। अरे जानता हूँ मैं, आप ऐसा मत समझो मैं ये बातें नहीं जानता। वो उसका दूसरा बेटा है जो मुल्क चला रहा है। बेल बजती है, वो कुलांचे मारता हुआ दरवाजे तक दौड़ जाता है। दरवाज़ा खोलना उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहरी दुनिया से उसका वही एकमात्र संपर्क का क्षण होता है। बाकी समय के लिए उसे बाहर जाने की सख्त मनाही है, तमाम भयानक से भयानक घटनाओं और सेहरा देने वाली धमकियों के साथ। इसलिए वो बस दरवाज़ा खोलकर जल्दी से कुछ देर बाहर खड़े रहकर खुली ताज़ा हवा को महसूसना सा चाहता है। अन्यथा हवा भी जैसे उसे सबके बाद उसकी उतारी पतारी बासी सी ही मिलती है। इसलिए जब तक बाहर वाला अंदर आता है वो ढेर सारी ताज़ी हवा भर लेता है, तब तक अंदर से एक दो बार टोका जा चुका होता है। दीदी दीदी आ गई, वो किसी फिल्मी गाने की धुन की तरह 2-3 बार फुदक फुदक कर नाचता हुआ दोहराता है। मीता उसके सिर पर ठुनकी देती हुई मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। वो मेरे पास आकर चहकते हुए कहता है, मैं दीदी के लिए रोटियां बनाऊं? दीदी आ रोटी खा ले। इसका मतलब आप समझते हो? दीदी आ खाना खा ले। हम खाने को रोटी खाना कहते हैं। हमारे खाने में होती भी रोटियां ही रोटियां हैं, मिर्ची तो ऊपर से गिरते हैं। आप लोग बोलते हो आओ चाय पी लो, लेकिन चाय के साथ तो बिस्कुट, केक, भुजिया सब होते हैं। हम बोलते हैं रोटी खानी है तो आ जा। वो हूबहू नकल उतार कर हंसता है। आज मैं सारी रोटियां बनाऊंगा, आप देखना, अपनी भी आपकी भी। रात उसने सचमुच खूब संभाल कर अच्छी रोटियां सेंकी। पहली रोटी फूलने के साथ ही चिमटा लेकर किचन के बाहर आकर चीखा, दीदी जल्दी आ, जल्दी, बहुत जल्दी। मैंने अपनी माँ सरीखी रोटियां बनाई हैं, आ नहीं तो पिचक जाएंगी। मीता सचमुच स्टडी से निकल कर आई और उसके अधघुटे सिर पर धौल जमाती चली गई। वो उस लाड़ से ढपा एक एक रोटी के गोल गोल घूमने, सिकने और फूलने की रनिंग कमेंट्री देता रहा। फूल गई दीदी, ये पिचकी वाली भी कुप्पे की तरह। उर्रे, ये तो पेडक्यू की तरह लुढ़क ली। अब के इस वाली को भी कुप्पा बनाता हूँ ढप से। ओरी ओरी माँ, आके देख तो मैंने लुगाइयों सरीकी कितनी रोटियाँ सेक धरी हैं। लेकिन मैं भी कितना बौड़ा हूँ। मेरी माँ यहाँ आके देखेगी तो क्या मुझे रोटियाँ बनाने देगी? अरे वो तो झप से मुझे चूल्हे के पास देखते ही चिमटा हाथों में उठा लेगी। ओए लालो, तू परे हट चूल्हे के पास से, कहीं जल बर गया तो मैं क्या जाऊँगी? भूखा है ना? जब भी माँ के कने आया तो उधर परे बैठ, अब भी रोटी देती हूँ। अपनी माँ की हूबहू तस्वीर उतारने की कोशिश। वो उधर कोने की तरफ है ना हमारा चूल्हा, तो वो रही मेरी माँ, और वो लाल कचरे का डिब्बा तो समझ लो चूल्हा। लप लप निकलती आग और दप दप सी चूल्हे के पास दबती माँ।
अरे वाह, सिक गई रोटी मेरी माँ के चूल्हे वाली। अब मैं छोटी बाई चंडियाँ सब टूट पड़ेंगे रोटियों पे कि बासा जोर से हाँक मारता है। माँ चिमटा छोड़ भागी भागी जावेगी, उसकी चिल्लम में आग टिक्की धर के उसे शांत कर देगी, नहीं तो वो कितना कितना फसाद मचा देगा मालूम। उसकी आंखें भी लाल लाल चिल्लम सी भभकने लगेंगी और वो बवेला मचा देगा। अगल बगल वालों का जमावड़ा हो जाएगा तो वो क्या अच्छा दिखेगा? नहीं ना। इसलिए माँ बासा के भभकते ही हम बालकों को समेट कर एक तरफ हो जाती है। जब मैं आने को था तब भी मेरा बाप चिलम पीकर एक कोने में धुत पड़ा हुआ था, बुझी हुई चिलम की तरह ही, और मैं ठेकेदारनी के साथ इतनी दूर आ गया, उसे क्या पता। क्या आज मनोज भाई साहब की बर्थडे है? हाँ हाँ जानता हूँ, मैंने नरी पिक्चरों में देखी है बर्थडे मणती, जितेंद्र, मिठुन और कई कई हीरोइनियों की भी, नाम याद नहीं। सुबह से घंटी पर घंटी, फ़ोन पर फ़ोन, और शाम को ढेर के ढेर यार दोस्त, कजिन्स और दोस्त के दोस्त। मीट माई कज़िन, मीट माई फ्रेंड, लड़के लड़कियों की मिली जुली चीख पुकार, हंसी ठहाके। अरे कहाँ गया वो दैट चैप, बुला ना यार उसे। ओए इधर तो आ तू। जिबह के बकरे की तरह गले में पड़ी रस्सी सा खिंचता वो आ खड़ा होता है। हाँ क्या बोलता है तू, हीरोनी? वाओ, अच्छा तू खूब पिक्चर देखता है ना, चल जरा डांस कर तो। मिठुन की तरह करेगा कि जितेंद्र की तरह? अरे म्यूज़िक लगाना यार। टिनी डोंट बी फनी। छोड़ BNF यार, छोड़ उसे। घुटे सिर पर हल्की सी चपत। इंटरेस्टिंग यार, फ्रॉम वेयर यू गॉट इट? ओके जा, ठहर ये गिलासें और प्लेटें लेता जा। ये ट्रे भी, समोसे और वेफर्स भी लेके आ। केक, पेस्ट्री, समोसे, वेफर्स से लदी प्लेटें सज गईं, सबके सब टूट पड़ रहे हैं, हो हल्ला शोर शराबे के साथ। बीचों बीच डोंगे पर डोंगे पहुंचाता और खाली प्लेटें समेटता वो, यहाँ से वहाँ एक पैर से दौड़ता, धीरे धीरे थकता सजाता। जैसे किसी को याद पड़ता है वो मुँह से चूरे, समोसे, वेफर्स की प्लेट उसे थमा दी जाती है, उसके टूटे हैंडल वाले मग्गे में चाय भी। चाय की हर घूंट उसके गले में बहुत देर तक अटक अटक कर हलक से उतरी है। वो वापस थके पैरों अपने पीछे की बालकनी के उसी सूने कोने पर अकेला खड़ा है। सामने एक के बाद एक दूसरे पर अटे से फ्लैट और उनकी गोल गोल सी खिड़कियाँ। उन खिड़कियों के पीछे से दिखते कटोरे भर समंदर में अपनी आंखें डुबो देता है। फिर समंदर सूख जाता है, अब सिर्फ रेत ही रेत। यहाँ से वहाँ तूफानों के अंधड़ उठाती, शिवालय से डूंगर तक डूह की डूह भिजती चली जाती रेत, और बीचों बीच भागता छुपता तीतरों पर पत्थर से निशान साधता, कबूतरों पर गुलेले सटकारता वो लौटता है तो माँ रोज़ की तरह गालियाँ क्यों नहीं देती? उल्टे उसके आगे रोटियाँ रखकर उड़ी उड़ी आंखों से पूछती है, लालो तू मुंबई घूमने जाएगा? हाँ हाँ, वो उचक कर नाच उठता है, चंदनिया को अंगूठा दिखाकर, छोटी बाई के सामने हाथ चमकाकर। लेकिन बाद में सचमुच अपने कपड़े रखे जाते देखकर सहम जाता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, ये सब तो बस हंसने चिढ़ाने की बातें थीं। इस तरह सलूके सहेज कर तो कभी नहीं रखे गए। बहुत हुआ तो डूंगर पार मामे के घर, और ये एक जोड़ी नई भूरी जर्सी और पैंट। उसके हाथ की गुले लिंडाल सी छूट कर गिर गई थी। मन की हदस छुपाता माँ से पूछा था। माँ ने पनियाई आंखें छिपाकर कहा था, जा मुंबई सैर घूमा ठेकेदारनी के साथ। अनजाने हदस कर माँ की कलाई पकड़ ली थी। और तू भी चलेगी क्या घूमने? मैं क्यों चलूँगी? तेरी छोटी बाई को कौन देखेगा? मैं देखूँगा ना, अभी सिर्फ तू जाएगा घूमने। इकला? ना, ठेकेदारनी के साथ। उसकी बहन के घर के बहुत मालदार लोग हैं, तुझे घड़ा अच्छा खिलाएंगे पहराएंगे और मुंबई घुमाएंगे। यहाँ तो सूखी रोटी मिर्ची। वो कुछ नहीं सुन रहा था, पूरी देह में एक सनसनी सी उतर रही थी। माँ के पास हिरक कर बोला, झूठ बोलती है तू, मुझे चाकरी करने भेज रही है। माँ की आंखों में उड़ती हुई रेत को सोख ले ऐसा एक समंदर उमड़ा था। वो ओट होली। स्टेशन तक कमली आई थी, माँ के दिए पराठे और दाल चिक्की लेकर, और ढेर ढेर सी सीखें देकर समझाती बुझाती रही। ठेकेदारनी ने रेवड़ियाँ और अमरूद खरीद लिए। गाड़ी बहुत तेज़ सीटी मार कर फुफकारी सी। एक बार वो चिहुका, फिर वैसा ही हकबका कर बैठा रहा, कुछ सोचने समझने से परे, माँ के पराठों की पोटली दोनों हाथों में थामे। ट्रेन धड़धड़ाती भागती रही, वो वैसा ही गुमसुम बैठा रहा। सिर्फ जब किसी स्टेशन पर रुकने के बाद चलने से पहले गाड़ी जोर की सीटी मारती तो वो चिहुक जाता। लगता
जैसे इसी गाड़ी के आगे पीछे माँ उसका नाम पुकारती बदहवास भागी आ रही है। अब वो गाड़ी से उतर भी आया और यहाँ है, लेकिन माँ को क्या मालूम, वो शायद उसी गाड़ी के पीछे भागी जा रही होगी, फटे आंचल के पाल संभाले, डगमगाती हुई डोंगी सी माँ। अंधेरा घिराया है, घिराया होगा झोंपड़े में भी उसके। काले को उगलती डिबरी धुंधुआने लगी होगी। बासा फिर हुंकारा होगा। अच्छा, अगर बासा इतनी चिलम नहीं फूंकता होता तो माँ उसे इतनी इतनी दूर अकेले नहीं भेजती ना। रूंधी रूंधी सांसों में माँ फिर सिसकी क्या। कटोरे भर समंदर आंखों में डबडबा आया था चारों ओर से। उसमें माँ की आंखें फिर डोंगियों सी उतराने लगी थीं। काय को भेजा, काय को, कितनी कितनी दूर, जैसे माँ कलेजे का पूरा लहू निचोड़े दे रही है, हिलक हिलक के। हाँ, काय को भेजा, डूंगर के पोखर तक छलांगे लगाता, यहाँ से वहाँ बगीचियों में अमरूद, बेर और कच्ची कैरियाँ तोड़ता, रुक भुक धूल सने बालों वाले देव्या को कला मंडियाँ खा खा के राहगीरों से पैसे उगा के उसे भी तो देता था। खरबूजे और ककड़ियाँ भी तो, जो लदी ट्रकों से गिरा कर घर ले भागता था। तू तो सिर्फ फुसलाने धमकाने के लिए कहती थी ना। फिर सचमुच कैसे भेज दिया, बोल। अरे तू यहाँ इस अंधेरे में क्या कर रहा है? वो तब तक खड़े खड़े थक वहीं कोने में टिका सा बैठ गया। अंदर कुछ सहम सा भी गया। उस शोर शराबे से अलग वो कब का यहाँ अकेले चुपचाप बैठा है। इधर आ, बाहर रोशनी में, बाहर बालकनी में तो अंधेरा है। बता क्या बात है। वो वैसा ही खाली खाली आंखें लिए खड़ा रहा, फिर एकदम बोला जांचता सा, आप मुझे मेरे घर वापस भेज दोगे ना? ले, ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा ना, जैसे ही कोई तेरी तरफ जाने वाला मिलेगा ना, मैं तुझे उसके साथ कर दूंगी। मैंने ठेकेदारनी से भी कह रखा है, लेकिन कोई मिले तब तो। अच्छा, वो फिर रुकता है, लेकिन मेरे किराए के पैसे मैं दूंगी ना? हाँ, बस किराए के, और कोई पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। वाह, क्यों नहीं लेगा? मैं हंसी। और जो तेरी माँ वहाँ पूछेगी? नहीं, मेरी बात अधूरे काट कर सधी आवाज़ में बोला, मेरी माँ पैसों के लिए नहीं पूछेगी। फिर भी हम तुमसे मुफ्त में काम थोड़ी करवाएंगे। और अब तो तू काम भी सीख गया है। मैंने अपनी तरफ से तारीफ़ की। तो भी मैं अपनी राजी खुशी से काम करूँगा, पैसे नहीं लूँगा काम के, नौकरी के। हैं? चौंक कर रुक गई। ओह, तो ये बात है। अरे नौकरी की, काम की बात कौन करता है? हम तुझे नौकर मानते ही नहीं। पर मदद तो करता है ना तू हमारी इतनी। वो थोड़ी देर रुकता है। हाँ, तो मदद की मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बेपैसे की मदद करूँगा। जैसे दिमाग में कोई पवन चक्की सी चल रही हो, लेकिन उसके या मेरे? अंधाधुंध अंधड़। छोड़ो भी, इससे इस वक्त फरियाना ठीक नहीं। जो बोले हाँ कर दो। कर दी। वो तब तक भी वैसा ही खड़ा रहा, जैसे किसी बात पे बात बिठाता सा, घनघोर उधेड़बुन के बीच सही की सही, गलत की गलत बिठाता सा। फिर जैसे कृत संकल्प। अच्छा। चुप्पी टूटी। किसी अतल गहराई से आवाज़ आई, अगर मैं आपसे काम के कोई पैसे नहीं लूँगा तब तो और तरह से रहूँगा ना? मतलब? मैं चौंकी। अपनी मर्जी से उठ बैठ सकूँगा, किसी की धौंस पर नहीं। तत्क्षण बिजली सी कौन थी, विस्मित अवाक रह गई। ओह, तू मनोज के झिड़कने की बात कर रहा है ना? वो तो तूने देखा नहीं, दीदी को भी कितना चिढ़ाता तंग करता है। नहीं, उसकी सधी आवाज़, वो और बात है। अच्छा ठीक है, मैं आज ही मनोज को समझा दूंगी। तू पैर अच्छी तरह से साफ कर, कारपेट पे कलामंडियाँ खा लिया कर, बस। उसकी आंखों से लगा मैंने उसकी बहुत नाजुक सूक्ष्म सी बात को निहायत भोतरा बना दिया हो। एकदम तिलमिला कर बोला, नहीं, आप मनोज भाई साहब से कुछ मत कहना। मैं कलामंडियों की बात थोड़ी कर रहा हूँ। फिर तू क्या चाहता है? वो फिक से हंसा, एक उदास मारक हंसी, अंदर तक भेदिती हुई। चाहने से क्या होता है भाई, चाहने से मैं कोई आपके घर का थोड़ी बन सकता हूँ। वाह, क्यों नहीं? मैं अपनी हकलाहट पर काबू पाते जल्दी से बोली, मैं तो तुझे घर का ही समझती हूँ। ओए ओए, वो खुलखुला कर हंसा। भाषा उसकी, आवाज़ उसकी आत्मा की। घर का समझते हो? ये आप सच बोल रहे हो क्या? आप गुस्सा नहीं होना, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। घर का हूँ तो फिर अलग किचन में उस टूटे मग्गे में चाय क्यों पीता हूँ? अब आप बोलो तो। विद्रूप इतना निश्चल भी हो सकता है? बोल क्या सकती थी मैं? सिर्फ उठी, जैसे किसी ललकार पर, और किचन में उसका मग बदल कर नया रखती हुई एक हटवाही लहजे में बोली,
ये ले, और आज से तू हमारे साथ चाय पीना। कहने को तो कह गई एक झोंके में, लेकिन कहने के तुरंत बाद से एक सिरहन डावाडोल करने लगी, ऊपर से नीचे तक, जैसे महान बनने का दिखने का ढोंग भी इतना आसान नहीं। और वो ठीक सामने खड़ा विस्मित अविश्वास के बीच मानो कह रहा था, सिर्फ टूटे मग्गे को साबुत मग्गे में बदल देने मात्र से कोई घर का हो सकता है क्या? लेकिन फिर भी एक साबुत मग के साथ जुड़ जाना एक नया दर्जा पा लेने जैसा तो था ही। रह रह कर एक उछाह आता और विलीन होता उसके चेहरे पर। वो विस्मित अविश्वास अभी तक मौजूद था, वहीं का वहीं, लगातार अपने आप से पूछता हुआ, इनकी बात पर कितना विश्वास किया जाए, कितना नहीं। शायद उसकी वो मुखमुद्रा ही मेरे लिए चुनौती बन गई थी। ये चुनौती मुझ पर लगातार हावी रही, और शाम की चाय पर मैं सारी उद्विग्नता और अस्थिरता पर मुस्तैदी से काबू पाती एकाएक जोर से ऐलान कर गई, देबू, तू भी अपनी चाय यहीं लेकर आ, हमारे साथ पी। झन, जैसे कोई कांसे का बर्तन जमीन पर गिरकर बड़ी देर तक सन्नाटे से झन्नाता रहा हो। तीनों चेहरे सन्नाटे में खिंचे बैठे रहे, थोड़ी हैरत, थोड़ी खीज। लेकिन जब पिता ने अपने मनोभाव जब्त कर लिए तो बच्चे भी चुप, या उनके पास सिवा इसके और कोई चारा भी न था। वो हाथों में ट्रे पकड़े दाखिल हुआ, पहली बार झुकी आंखों से हठवादिता के बदले कृतज्ञ उत्फुल्लता। पूरी जिम्मेदारी और मनोयोग से ट्रे से निकाल निकाल कर हमारे सामने प्लेटें प्याले सजाने लगा। मैंने हैरत से देखा, प्याले और नाश्ते की प्लेटें सिर्फ हमारी जितनी ही लाया था। वापस वही सस्पेंस कि वो अंदर गया तथा अपने नए मग में चाय और नाश्ता लिए लौट आया। चारों तरफ की रुकी हुई सांसों के बीच खुद भी एक क्षण की दुविधा में सोचा, और तुरंत निर्णय लेकर कोने वाले स्टूल पर बैठ गया, एक भोली तृप्त मुस्कान के साथ, जैसे कह रहा हो, देखो, उतना बौड़ा नहीं हूँ। तुमने मुझे जो दर्जा दिया उसका सही इस्तेमाल जानता हूँ। मेरी ही नहीं, बाकी तीनों की भी रुकी हुई सांसें जैसे चालू हो गईं। गृहस्वामी उसकी इस समझदारी से ज़्यादा ही अभिभूत हुए। उससे दो चार बातें भी की और मुस्कुरा कर शाबाश कहते हुए उठ गए। मनोज सेमेस्टर के घटाघोप से निपटने स्टडी में, मीता मुझसे कॉलेज इलेक्शन के हंगामे भरी वारदातें बताने लगी, और वो अभी तक साहब के उठ जाने के बाद भी उनकी खाली कुर्सी की ओर सम्मोहित दृष्टि से टकटकी बांधे ताके जा रहा था। पकड़ में आने पर भी मलाल नहीं, उसी सम्मोहन में रचा पगा सा। साहब कितने अच्छे हैं ना, जब वो मुझे शाबाश कह के नेक सा हंस दिए थे तो कितने अच्छे दिख रहे थे, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा, और भी बहुत कुछ। उसकी आंखों में झूलते ढेर सारे अबोध सपनों को, जो क्षण भर में उछाह भरी पेंगों के साथ ऊपर उठते और दूसरे क्षण कचोट और हुक के साथ हलकोड़ते हुए नीचे आ जाते। एक झोंके में ऊपर उठती और दूसरे में नीचे। पेंगे दोनों खतरनाक थीं। मैं उसे झूले से नीचे उतारते हुए बोली, हाँ हाँ, अभी अच्छे लग रहे हैं ना साहब तुझे, लेकिन जब गुस्से में होते हैं ना तो मीता, मनोज, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनके सामने जाने की। हो, उसे आप गुस्सा होना कहते हो? वो तो कुछ भी नहीं। मेरे बासा को गुस्से में धुधुआते हुए देखो आप, तब समझोगे। कैसा कैसा तैस नैस करता है वो, कितना चीखता चिल्लाता है। कमली डर के हमारे कोने में छुप जाती है, और मेरी माँ हम तीनों को समेट कर दुबक जाती है, थर थर काँपती हुई। अब सिर्फ चंदनिया और छोटी बाई को लेकर दुबकती होगी मेरी माँ। अब मैं तो इतनी दूर हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता मेरा बासा। वाह, मस्तिष्क में जैसे कोई विजय दुंदुभी सी बजी। मेरी दूरदृष्टि ने आखिर कीर्तिमान स्थापित कर ही लिया। वो रम रहा है इस घर की सुख सुविधाओं के बीच। सफल हो चुका है मेरा अभियान। नहा धोकर बाल संवार, हथेली पर लगे तेल से हाथ पैर चिकने कर वो मेरे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपने को पूरा निहार कर मटियाले तीतर सा ही नाच उठता है। हो, मैं कितना कितना चिकड़ा हो गया दीदी, कितना चिट्टा दिखने लग गया हूँ। अब जो मैं गांव गया तो कान्या, नाट्या और फत्ते कोई नहीं पहचान पाएंगे मुझे, इतना समझ लो। हुर्रे, आज तो साहब टूर से वापस आने वाले हैं ना, सब जानता हूँ मैं दीदी। मंतर से नहीं, ईलम के जोर से। नहीं, सच्चम सच, आपकी मम्मी बोलती थी। मैं तो आज साहब के टेबल खूब चीकड़ी पोछूंगा और उनके सारे जूतों में पॉलिश मार के यूं चमकाऊंगा। जब साहब आके देखेंगे तो कैसे हंस के कहेंगे शाबाश। और कमेंट्री के साथ साथ गाना भी, ओहो आज तो साहब आएंगे, मेरे लिए चिज्जी लाएंगे। सुनते ही मैं चौंक कर किचन से बाहर निकल आई।
देबू साहब बाहर ज़रूरी मीटिंगों में जाते हैं, उन्हें किसी के लिए कुछ खरीदने लाने का टाइम नहीं होता, समझा? समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, पर आप देखना, जब दीदी और मनोज भाई साहब की लिस्ट वाली चीज़ें लाएंगे तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे वो। आप देख लेना। साहब मुझे घना प्यार करते हैं। सकते में आ गई मैं यह उन्मुक्त उत्साह और विश्वास देखकर। अब अस्थिरता ने तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक साहब के आने के साथ ही मैंने चुपके से मंगा कर रखा हुआ पैकेट उनके हाथों में थमाकर इशारा नहीं कर दिया। मेरी और हैरानी से देखते हुए उन्होंने पैकेट उसे बुलाकर थमा दिया। रंग बिरंगी चमचमाती टॉफियों वाला पैकेट थामते हुए निमौड़ियों सी आंखों में फुलझड़ियाँ सी छूट गईं। हर कमरे में हर को दिखाकर नाश्ता पिरा। देख देख, मैं ना कहता था साहब लाएंगे, जरूर से लाएंगे। दीदी लो, ये तुम्हारी, ये मनोज भाई साहब की, और ये आपकी मम्मी की। आपकी मम्मी क्या मतलब? सिर्फ मम्मी कहना तुझे अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, लेकिन कहने से वो मेरी मम्मी थोड़ी हो जाएंगी भाई। मेरी मम्मी तो बहुत दूर है, डूंगर पार, गंदी फंदी लुगड़ी फगड़ी समेटती, काट्या नांदिया और फत्ते राम को बुला बुला कर पूछती होगी, कैसे बताऊं? ओए नांदिया, मेरे लाला को देखी क्या? हमारे में ऐसे ही बोलते हैं, हुर्रे होए। मैं चंदनिया और अपनी छोटी बाई को हिस्सा रखना तो भूल ही गया। यादों में सिंजी अंदर पसरती जाती उदासी का बंटवारा भी जैसे साथ साथ होता चलता। लेकिन दूसरी तरफ घर का हर व्यक्ति मेरी इस फंसी हुई स्थिति का जायजा ले रहा था। दृष्टियों में उभरा विद्रूप और होठों के कोनों में उतर आई हंसी मुझसे अक्सर पूछती, अब इसके बाद क्या होगा इसका अंत? कितनी छूट और मिलेगी उसे? लेकिन सारी आशंकाएं अर्थहीन निकली। उल्टे एक बेहतर तब्दीली हर समय की उठापटक और कलामंडी पर और ज़्यादा अंकुश वो खुद ब खुद लगाने लगा, अपने पद की गरिमा निभाता सा। कभी कभी भूल भाल कर दो चार छलांगे लगा भी लेता तो बाद में खुद ही शर्मा लेता। बाकी समय मुस्तैद उतना नहीं पर फुर्तीला। और साहब के सामने तो जिस तरह खुशी से गमकते हुए प्लेटें डोंगे सजाता, फूली नरम चपातियाँ परोसता, देखते ही बनता जैसे किसी दिव्य अनिवर्चनीय सुख की अनुभूति हो रही हो उसे। कभी कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता तो मेरी डांट, सिर्फ मेरी, सिर झुकाकर सुन लेता और बाद में मुझे खुश करने के लिए बालों में खूब सारा तेल चिपोड़ संवार कर मुस्कुराता हुआ सामने आ खड़ा होता कि देखो साफ सुथरा दिखता हूँ ना, तुम्हारा कहा मानता हूँ ना। मतलब अब पूरी तरह मेरे जादुई करिश्मे की गिरफ्त में। परेशानी सिर्फ एक, लेकिन खासी विकट। काम निपटा चुकने के बाद अपने बचे हुए खाली समय में वो हर कहीं मेरे पीछे पीछे दुमछल्ले सा उचकता फिरता। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ उन्हीं सवालों और दलीलों के बेहिसाब सिलसिले भी। आप मेरे हिस्से का मतीरा भी दीदी को दे देना, हम तो भतेरा मतीरा खाते हैं अपने गांव में। मतीरा? मतीरा क्या होता है? आप मतीरे को क्या कहते हैं? बुद्धू, मुझे क्या मालूम तू मतीरा किसे कहता है। वही जो बड्डा हरा लाल और अंदर काले काले बीज। ओ तरबूज। क्यों, तू क्यों नहीं खाएगा? अरे हमने तो खूब खाए हैं, ये बड़े बड़े। नहर पार से उठा लाते थे हम सब छुपके छुपके। कान्या चक्कू मार के निकालता और जब तक चौकीदार भंवरा जी संटी फटकारता दौड़ता, हम खिलखिलाते उसे अंगूठा दिखाते ले भागते और पल्ली की तरफ के चौगान पे फोड़ फाड़ खूब खाते, इत्ता इत्ता। मतलब चोरी? चोरी कैसे? आपे से उखड़ गया वो, हम कोई चुरा के थोड़ी लाते हैं। हम तो उसकी आंखों के सामने उठा के भागते हैं, और वो कोई उसकी चीज़ होती है? बड़े ठेकेदारों की होती है, और वो तो इतना दान धर्म करते हैं, तो एक दो मतीरों से उनका क्या बिगड़ जाएगा? और चोरी मानो तो असल में वो चौकीदार खुद ही करता है 10-10 मतीरों की। आप क्या जानो सारे चौकीदार कितने बड़े चोर हैं वो। नहीं, ये भी चोरी है। कैसे चोरी है? वो अपमानित सा बहस पर अड़ जाता। सच्ची पूछो तो मतीरे ना चौकीदार के ना ठेकेदार के, वो मतीरे बढ़ा सकते हैं क्या? बोलो तो। बिल्कुल, वही तो मेहनत करके उगाते हैं। हाँ हाँ, जरूर वे उगाते हैं। अच्छा, अगर भगवान उन्हें बीज न दे तो वे चाहे कितनी कितनी मेहनत करें, मतीरे या खरबूजे खीरे कुछ भी उगा सकते हैं क्या? जंगल में इतने इतने खट्टे मीठे कंदमूल उगते हैं तो उन्हें कौन उगाता है? भगवान ही तो। भगवान नहीं तो जैसे सूरज चांद बनाए, मिनख जानवर बनाए, वैसे ही सब बनाए तो हम भगवान की चीज़ खाते हैं, और भूख लगने पर खाते हैं। मांग के खरीद के लो। वाह वाह, आप क्या समझते हैं मांगने से हमें मिल जाएंगे?
मांगने से तो वो हम पे संटी फटकार के चढ़ बैठेगा। और पैसे क्या हैं हमारे पास? हमारे माँ बापों के पास नहीं तो हमारे पास कहाँ से आए? और भूख लगने पर तो अपना दाना चग्गा पक्षी और जानवर भी जुटाते हैं, नहीं तो वो क्या चोरी करते हैं? उसकी ऐसी बहसों से चित्त होने से डर से पहला फुसला कर कुछ रंगीन पेंसिलें और कागज़ थमाकर बिठा दिया जाता उसे बालकनी के कोने में। वो उन कागज़ों पर ढोर डंगर कुआं बावड़ी मिट्ठू तीतर उकेरता रहता। इन सब के अतिरिक्त सारे कागज़ों पर एक चित्र उभयनिष्ठ होता। एक गोल लंबोतरा चेहरा, बड़ी बड़ी कौड़ाई आँखें और हरी लाल लाइनें खींच खींच कर उकेरी लोगड़ी, हाथों में बड़े बड़े चूड़े। यही चेहरा वो हर कागज़ पर कहीं न कहीं उकेरता, माँ माँ और माँ। इस माँ की जैसी शक्ल उससे बनती, उस पर वो खुद ही खुलखुला कर देर तक हंसता रहता। और यही सिलसिला अब तक बरकरार था। बड़ी मुश्किल से इतना सुधार हो पाया था कि अब एक दो पेज आड़ी तिरछी गिनतियों से भरकर तब पक्षी ढोर और माँ को उकेरना शुरू करता। ये अमरूदों पे मिट्ठू बैठा, ठहर तेरी ठौर और लाल कद्दू। ये शिवाले पे मल्लू, खों खों क्या कान खुजाएगा, ले खुजा। हाथ ऊपर सिर तक खचा दिए गए। ये माँ चूल्हे में मुंह झोंक रही। ये चूल्हा, ये लाल लाल बलती लकड़ियाँ, धुआं धुंध और अंत में थक कर वापस मेरे पास ही रखाता। मैं उसके देखते ही परेशान हो जाती। अरे लिख चुका, देखूं तो? शाबाश, जा एक पेज और, आज डूंगर तो बनाए ही नहीं। वो उदास वापस चला जाता और दूसरी तीसरी बार बेमन से खिंचा खचा फिर से हाजिर हो जाता। मैं दोबारा परेशान हूँ सामने फैले कागजों को देखती और जल्दी से जल्दी उसे रफा दफा करने का उपाय सोचने लगती। छी, इतना गंदा इस बार। अच्छा जा, एक और झंडे वाला शिवाला, एक और मिट्ठू और एक और माँ तो बना के ला। वो जाकर मिनटों में फिर वापस। ओ अरे, कोटर की मैना नहीं बनाई आज? बनाई ना, जे का बैठी। और माँ का चूल्हा रोटी मना के खिला चुकी माँ सबको। खुल खुल हंसी। और सिर पे घड़ा रख बावड़ी जाती माँ? आज माँ थक गई, नहीं जाती बावड़ी। लेकिन शिवालय के झंडे में गोट किनारी कुछ नहीं? उसने मेरी आंखों में सीधम सीध बैठकर पूछा। आप मुझे फुसला रहे हो ना, नन्हे बालकों की तरह? गुबरैले चेहरे की मुस्कान में एक भोला रहस्य उद्घाटन। हाँ, ये ठीक रहा जो उसने खुद ही समझ लिया। अब उसे सीधे सीधे बताकर हटाया जा सकता है। क्या करूं, देख मुझे इतना पढ़ना लिखना रहता है और तू बीच बीच में तंग करता है। आप दिन भर क्या लिखते बाँचते रहते हो? कैसे बताऊं? तू पढ़ता लिखता होता तो समझता। आप बताओ तो सही, फिर मैं आपको तंग नहीं किया करूँगा। सूझ कौंधी, ठीक तो लगे हाँ, तो इसे क्यों ना कुछ अत्यावश्यक और उपयोगी डोजेस दे दी जाएं। नीति ज्ञान आधार विचार और चिंतनहीन इस अज्ञानी के दिमाग में ज्ञान की तेज रोशनी फैलाई जाए। अपनी विद्वता का सिक्का महानता का डंका। अच्छा तो सुन, मैं लिखती बाँचती रहती हूँ कि चाहे कुछ हो जाए पर इंसान को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और न छुपा के कोई काम, क्योंकि भगवान ऊपर से बराबर देखता रहता है और चोरी सबसे बड़ा पाप। हो खलबला कर हंसा वो। मैं विस्मित। बस यही बातें? ये तो हमारा हीरा लाल भी बाँच लेता है। ये सब लिखने बाँचने में क्या बड़ा रखा है? फिर तो आप फोकट में पैसा धरा लेते हो किताब वालों से। औंधे मुँह गिरी मैं, पर संभल कर उठी जैसे धूल झाड़ते झाड़ते। मतलब हीरालाल पढ़ता बाँचता है ना? हुर्रे, उसका बाप तो उसे सरू से कान खींच के डूंगर वाले स्कूल पे बिठा के आता है और शाम के बखत अपनी दुकान की गद्दी पे भी बिठाता है। तो देख, एक वो भी लड़का है, पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा वो जल्दी ही। तो कोई अपने कने होशियार हो जाएगा। उसके बाप को देखा आपने? घड़ा नेक मानस है, मारता है तो क्या, भुट्टे और सलूके भी तो खरीदता है। हाट मेले से मलाई बर्फ और रेंगने वाला सैंप भी, मेरे बासा जैसा। लेकिन तू ये क्यों नहीं समझता कि स्कूल जाएगा तो भला तेरा ही होगा, पढ़ लिख कर दुनिया जहान की अच्छी अच्छी बातें सीखेगा। हुंकार उठता है वो मुझे बीच में टोक कर। क्या कही आपने? अच्छी अच्छी बातें? वो स्कूल का बाहिरा मास्टर सिखाएगा मुझे? ज़रूर। उसे खुद की अकल तो है नहीं इतनी सी भी, मुझे क्या सिखाएगा वो? अकल होती तो क्या वो मुझे अपने लात से पटकनी देकर मेरे कान की नसें इतनी ज़ोर से चिटकाता? बोलो तो, ये मास्टर का काम है कि कसाई का? नन्हे बालक छोरों को ऐसा करना चाहिए क्या मास्टर को? यूं धक्का नहीं जी, पटका था मुझे यूं क्लास के बाहर पत्थर पे।
कान सिर्फ उमेठे नहीं थे, यूं पटपटा दी थी दोनों कानों की नसें, और मैं पाठ याद नहीं कर पाया। तो क्या इसमें मेरी गलती थी? अब अगर आप मनोज भाई साहब को 1.5 कोस दूर गांजा लाने को भेजेंगे तो क्या वो थक नहीं जाएंगे? और जो मैं अपने बाप को चरस गांजा लाने के वास्ते मने करता तो भाई मुझे जिंदा छोड़ता क्या? आप कुछ नहीं जानते, वो मुझे वो ही पटक के फट्टे से धुन डालता। क्या समझोगे आप? कुछ नहीं। और हीरालाल का बाप दम भी नहीं लगाता, और डूंगर वाले मास्टर को स्कूल में जींस मसाले भी मुफ्त पहुंचाता है, तो हीरालाल को मास्टर क्यों मारेगा भाई? और जो आप बोलते हो ना कि पढ़ लिख के अक्ल बढ़ती, तो कुछ नहीं बढ़ती। बढ़ती होती तो शिवालय की बावड़ी पे डोलता आदमी अपना बटुआ गिर जाने पे बिगर पूछे यूं ही मुझे दबोच के थप्पड़ पे थप्पड़, घूंसे पे घूंसा जड़ने लगता कि निकाल मेरा बटुआ। और जो मैंने कही, मैं क्या जानूं भाई, तो और 2 घूंसे मेरी नाक पे। और जानते हो आप, वही नेक सी दूरी पे उसका बटुआ पड़ा मिल गया, तो भूसे सा मुंह बना के टुच्च करके डरता डरता खिसक लिया। आप क्या समझते हो, मैं डूंगर वाले मास्टर और उस मनक के बच्चे को 1 मिनट में हचक के बावड़ी में घोप सकता था, एकदम शत्रु की तरह? बहुत दम है मेरे में। लेकिन मेरी माँ आ गई थी ना, उसने क्या, लालो तू पीछे जा, और बहुत लड़ी उस आदमी से, और डूंगरपुर वाले मास्टर से भी। तो मेरी माँ फिर से वही माँ, वही लुगड़ी घाघरे वाली, सारा अग जग समेटती माँ चली आ रही है। इंद्र के सिंहासन सहित सारा ब्रह्मांड डांवाडोल हो रहा है, और मेरे अंदर अनजाने ईर्ष्या की तीखी धार भी उठती है अपनी उस प्रतिद्वंदिनी के प्रति। हाँ, अनायास कब हो आई मेरी प्रतिद्वंदिनी वो। सब कुछ मेरी दूरदृष्टि ने संभव बना दिया है, सिर्फ इस माँ से नहीं निपट पाई। हर्ज क्या है? अब जरा साफ साफ बात करके देखा जाए। सुन, तुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं। वो थोड़ा झिझकता है। मुझे अच्छा तो लगता है, पर अपने घर की याद आती है सब समय। और जब तू यहाँ से जाएगा तो यहाँ की याद भी आएगी क्या? हाँ आएगी, बहुत आएगी। आपकी, दीदी की, साहब की, रुक कर, सबकी। सचमुच बोलूँ तो अब मैं यहाँ भी रहना चाहता हूँ, और अपने घर भी। पर यह तो कैसे हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है। एक दूसरी अदृश्य दुंदुभी बज रही थी मेरे कानों में। देखा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब तो करीब करीब पूरा ही सम्मोहन में बन चुका है। द्वंद्व की रस्साकसी में विजय तुम्हारे हाथ है। मन लग गया है तभी तो काम भी ठीकम ठीक समय पर करने लगा है। अच्छी सुस्वादु चीज़ों का लालची नहीं, पर शौकीन तो हो ही चला है। बेहतर जीवन की लालसा और महत्वाकांक्षाएं अब उसे यहाँ से हटने नहीं देंगी। उस चीख पुकार, अभाव, लथाड़ों और नशे से फुकती आंखों के प्रति वितृष्णा और विद्रोह तो पहले से ही था, अब एक उदासीनता और विराग भी पनप रहा है। सो बस थोड़ी सी सूझबूझ और चतुराई, और कुछ खास नहीं। जरा दिन में 1-2 बार पुचकार के 2-3 रुके पड़े काम भी करवा लिए, प्यास भूख की टोह ले ली। थक गया हो तो रहने दो, जाकर पक्षी डूंगर बनाने की रियायत दे दी। बस जरा सी चतुराई और समझदारी से एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। बाकी समस्याओं से मेरा सरोकार नहीं, वो जाने और उसका काम। जब पुराने कपड़ों के गट्ठर स्टोर का जंक निकलता है, वो हुलस हुलस कर उसमें से जरी लगी फ्रॉकें, दीमक खाए कोट और प्लास्टिक के अधटूटे रंग बिरंगे खिलौने बटोरने लगता है कि ये चारण्या के लिए, ये छोटी बाई के लिए। इन्हें देखकर वो बहुत राजी होएगी। बच्चों की पुरानी पड़ी किताबों से काट काट कर रखी मिट्ठू, बंदर, चीते, भालू की तस्वीरें भी। मैं निश्चिंत हूँ, मन लग गया है इसका। अब बीच की दोपहर अपनी ज़रूरत पड़ने के लिए बाहर भी भेज देती हूँ कि घंटे आध घंटे अपनी बिल्डिंग के आसपास चक्कर काट कर लौट आया करे। वो लौट भी आता है, क्योंकि अकेले अकेले अजनबी की तरह चक्कर मार कर वो खुद ही घबरा कर और ज़्यादा उदास हो जाता है। बाहर की उदासी वो ड्रेसिंग टेबल पोंछ, साहब के जूतों पर पॉलिश मार, किचन की शीशियां धो रगड़ कर छांट लेता है, और सबसे बढ़कर दोपहर 3 बजे मेरी चाय के साथ अपना मग लिए बातों का पिटारा खोल कर बैठ जाता है। रोटियां फटाफट, हल्की फुल्की, सब्जियों में स्वाद, मेहमान चटकारे लेते हैं। वाह, इस छुटंके ने बनाई है। अरे मुझे भी मंगवा दीजिए ना एक आध ऐसा, जैसे कोई नई तरह की मशीन हो। आज भी खासी बड़ी पार्टी निपटाई उसने। सुबह से नई नई चमचमाती क्रॉकरी, चम्मच और ढेर ढेर समोसे, मिठाइयों के पैकेट, सब्जियां, सारा सामान देख देख कर ही वो खुशी से उमगा पड़ रहा था। सुबह से रात तक
एक पैर से दौड़ता रहा, वो भी हंसता, उल्लसित और उत्साहित, जैसे कोई मेला, तमाशा या पिक्चर सिर्फ देख नहीं रहा हो, उसमें एक अहम रोल भी कर रहा हो। हर मेहमान खुले दिल से उसकी तारीफ कर रहा था। रात तक वो मेरे मना करने पर भी प्लेटें धोता समेटता रहा। जितना मना करो उतना और काम। आज घर के सभी सदस्यों ने मेरी दूरदर्शिता का लोहा मान लिया था। मैं खुश थी बेहद। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं चौंकी। ठेकेदारनी थी। हेलो जी, अभी अभी ठेकेदार साहब साइट से लौटे तो उन्होंने बताया कि कल सुबह एक आदमी सवाई माधोपुर तक जाने वाला है और वहाँ से 2 ही एक स्टेशन तो है इस छोकरे का गांव। सो वो किसी से भी कहकर पहुँचा सकता है, तो आप अगर कल सुबह उसे भिजवा दें तो। मैं नीचे से ऊपर तक लड़खड़ा सी गई। वही लड़खड़ाहट शायद आवाज़ की हकलाहट तक में उतर आई। जवाब देने से पहले चौकन्नी हो चारों तरफ देखा। वो सोने चला गया था। हेलो, कल ही? इतनी जल्दी? लेकिन हमें काम का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, कुछ खास तो नहीं, पर यू नो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो फिर क्या कहती हैं? देखिए, सही तो ये है कि मैं वाक्य पूरा करने से पहले चौकन्नी हो फिर पलटी। फिर भी इत्मीनान ना आया तो अंग्रेजी में बोलने लगी। हाँ, तो सच्ची बात तो ये है कि अभी ही तो उसने ज़रा ज़रा सा काम सीखा है। हाँ और क्या, इन्हें सिखाना भी तो खासा सिर दर्द है। और सीखने भर के बाद जहाँ इन्हें रोटी लगी लपक लेते हैं कहीं और। अरे मैं तो खूब भुगती हूँ ऐसे ऐसों को। और फिर ठीक है, रख लीजिए। लेकिन मैं हिचकी। अजी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उसकी माँ को कहला दूंगी कि मज़े में है। हाँ और सुनिए, कुछ रुपए भी मैं सुबह। अजी मैं भेज देती हूँ, आपसे ले लूँगी फिर। हम आप कहाँ भागे जाते हैं, तो 100 रुपये भेज दूँ? हाँ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं उसे। छोड़िए भी, उसका कौन यहाँ बैठा है उसे बताने के लिए कि कौन कब उसके गांव देश जा रहा है। आप बेफिक्र रहें, उसे कानो कान खबर ना होने पाएगी। और फिर देखिए, हम तो अच्छी तरह रख रहे हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। उसका मन भी लग गया है। हाँ हाँ, मैं क्या जानती नहीं, सब कहला दूंगी। और सबसे बढ़कर 100 रुपये पाकर तो उसकी लुगड़ी फुगड़ी माँ निहाल हो जाएगी। पैसे मिलते रहे तो सारी उम्र ये अपनी औलाद का नाम न लें। पैदा ही इसलिए करते हैं। मुझसे पूछिए, मैंने दुनिया देखी है। अच्छा तो आप थकी होंगी, आराम करिए। गुड नाइट। फ़ोन रखने के बाद मैंने फिर चारों तरफ चौकन्नी निगाह डाली। सारा वार्तालाप अंग्रेजी में, और यूँ भी आसपास कहीं उसका पता न था। रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ कभी की बंद हो चुकी थी। यूँ भी मेरे साथ रहने तक काम करता है, अकेला होते ही ऊब कर भाग खड़ा होता है। सारा घर सोया पड़ा था। दिन भर के शोर शराबे के बाद मैं चोर कदमों से अपने बिस्तर की ओर बढ़ ली। एक सही और समझदारी भरा निर्णय। ठेकेदारनी भी तो कह रही थी। ठेकेदारनी क्या, कोई समझदार आदमी यही सलाह देगा। मेरे क्या, खुद उसके लिहाज से भी। गांव में क्या मिलेगा उसे? वही गर्हित नारकीय जीवन, जिसने उसे हद दर्जे का उद्दंड और विद्रोही बनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ ना आया होता तो ताज्जुब नहीं अगर चंद दिनों के बाद चोरी पॉकेटमारी के किसी गिरोह के चंगुल में फंसकर हवालात में होता। खुद ही बताता था गांजा लाते समय कैसे वो पुलिस सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक पैतरे बदल कर भाग खड़ा होता। कितनी मेहनत और धीरज से मैंने उसके गहरित जीवन को सुधारा संवारा है, सब उसी के लिए तो। और फिर भेजने को मना थोड़ी किया है मैंने, सिर्फ कुछ और दिन, कुछ महीने। जरा यहाँ की ज़िंदगी पूरी तरह रास आ जाए, और फिर अभी अगले महीने 2 बड़ी बड़ी पार्टियाँ, उसे भी तो अच्छा लगता है पार्टियों में। लेकिन ये सब मैं बता समझा किसे रही हूँ? चुपचाप मिली हुई राहत को लपेट कर चैन की नींद सोती क्यों नहीं? नींद कब आई पता नहीं। सुबह की उजास पहली किरण के साथ राहत की एक भरपूर अंगड़ाई ली ही थी कि घंटी बजी, दूध वाले की। अब देबू उठा, आंखें मलता उनीदा सा, बोतलें समेटी, दरवाज़ा खोला। लेकिन घंटी फिर जोर से बजी, जैसे चिड़चिड़ा कर। झपटे से उठती हूँ, जल्दी से दूध की बोतलें लेकर किचन में रखने के बाद खींची हुई पिछली बालकनी पर जाती हूँ। देबू, देबा। अचानक चौंक कर थमी, खड़ी रह जाती हूँ। कहाँ, कहीं कोई नहीं, सिर्फ खाली छूटी हुई सी बालकनी। आसपास फड़फड़ाते मोर, तीतर और डूंगर, बावड़ी वाले रंगीन कागज, हरे नीले फ्यूज बिजली के लट्टू, पुरानी प्लास्टिक की डिबिया और 2-4 फटी तस्वीरें। मैं बालकनी पर टिककर सामने देखती हूँ। खिड़कियों के फ्रेम के पीछे छोर उछोर हरहराता समंदर। दूर एक धुंधला सा दिखता पक्षी मटमैले धब्बे सा बीचों बीच छलांग लगा गया है समंदर में। सिहर जाती हूँ मैं, ये सोचकर
कि इस देहरी से बाहर पहला कदम रखने और दरवाज़ा खोलने से पहले लाल पीली थिगलियों वाला थैला लटकाए वो अचानक मुड़ा होगा मेरी तरफ, आंखों में पीड़ा का एक पूरा ब्रह्मांड लिए। पीड़ा, पाए हुए छल की, विश्वासघात की। इतने छोटे जीवन में मिला इतना बड़ा छल। बर्दाश्त नहीं कर पाया शायद वो। मुड़ते हुए उसने कहा होगा, मुझे मालूम पड़ गया, नहीं स्वतंत्र करोगी तुम मुझे अब कभी, भरोसा गया तुम पर से। इसलिए स्वयं अपनी मुक्ति का संकल्प लिए कूदता हूँ विश्व के जीवन समर के इस अथाह महासागर में। सोचना मत, लहरों के थपेड़ों का अभ्यस्त हूँ मैं। अंदाज है मुझे, नहीं था तो सिर्फ तुम्हारे छल का। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी, मटियाला तीतर। कहानी कैसी लगी ये मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास खुद शब्द नहीं हैं कहानी के बारे में कुछ कह पाने के लिए। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।